ऑफर और उसके बारे में सारी बातें हमारी एक दिन पहले हो गई थी। एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? ऑफर को जो देख के एक्सेप्ट कर ले एज इट इज, जब एक ऑफर को उसी तरीके से जिस तरीके से दी गई है मान ली जाए, तो ये क्या कहलाता है? ये एक्सेप्टेंस कहलाता है। तो ऑफर एक्सेप्ट हो गई तो कहानी आगे बढ़ पड़ेगी। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में एक था एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। ये क्या बोला है? ठीक है, इन्होंने कहा कोई नई कंडीशन ऐड ना करें। जी, सड़क पे जा रहे हो, एक रिक्शे वाला पास आके रोका और उसने आके ब्रेक लगा दी, तो ये अब एक इनविटेशन है, क्योंकि अभी आपने उसको कहना है हाँ भाई मैंने वो वाले इलाके जाना है, तो तुम कितने पैसे लोगे, और फिर उसके बाद बातचीत हो। लेकिन एक बस जो डेफिनेट रूट की है, जिसका एक डेफिनेट वो है, जैसे मेट्रो है, उसका हमेशा एक फिक्स किराया है, आप जिस मर्जी स्टॉप से बैठ के जिस मर्जी स्टॉप पे उतर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि वो एक इम्प्लाइड ऑफर है, क्योंकि सबको पता है कि हाँ भाई ये 40 रुपये किराया है और ये इस तरह से करके। तो वो चिंची जो जिसमें मैं कहा था कि अगर इस वाली सड़क पे यहाँ से अगर हम जा रहे हैं जिना हॉस्पिटल, तो चिंची का एक रूट है और वो जो भी बंदा उस रूट पे बैठेगा वो उससे एक डेफिनेट किराया, गालबन मुझे नहीं पता आजकल क्या होगा, शायद 20 रुपये के करीब है, 20 रुपये वो डेफिनेट एक किराया लेते हैं। तो जब आपको पता है कि ये रूट पे चलता वक्त चिंची है और ये मेरे पास आके रुके और उसमें सवारी हैं, तो इसका मतलब है ये वो सवारियों वाला चिंची है जो कि 20 रुपये ले रहा है। तो अगर पहले से पता है तो फिर वो इनविटेशन नहीं है, फिर आपको पता है कि उसका रुकने का मतलब है मैं बैठ जाऊं और वही स्टैंडर्ड किराया जो सबसे लेता है ये 20 रुपया मैं इसको दे दूँ। लेकिन अगर एक अननोन रिक्शे वाला आके रोकता है और आप एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं और आपस में कुछ चीज़ें पहले तय नहीं हुई हुई, तो वो एक इन्विटेशन है, आपने अगली बात शुरू की और फिर वो रिक्शे के साथ सेट हो गया। तो बेसिक फ़र्क है, चीज़ें डिफाइंड होती हैं ऑफर में और इनविटेशन में डिफाइंड नहीं होती। जो डिफाइंड है वो एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी, कि वो उस रूट का चिंची है तो उतना ही पैसे लेगा जितना उस रूट के सारे चिंची लेते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से। जी, अब ये बड़ी अजीब सी बात हो गई, एक जगह हम कहते हैं प्राइस लिस्ट लिखी हुई है तो वो ऑफर है, एक जगह लिखी हुई होती है प्राइस लिस्ट तो हम कहते हैं वो इनविटेशन है। अगर तो ये एक सब्जेक्टिव सवाल है, पेपर में एक सवाल आया हुआ है, एमसीक्यू नहीं, सब्जेक्टिव सवाल है, तो आप खुद बोलेंगे कि अगर ये लिखी हुई प्राइस है ये बार्गेनेबल है, नेगोशिएटेबल है, तो इसका मतलब वो इनविटेशन है। और अगर लिखी हुई प्राइस फाइनल है, फुल फाइनल है, उस पर लिखा हुआ है नो बार्गेन फलाना, तो ये ऑफर है। थ्योरी में हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब एमसीक्यू में इस तरह से हो कि मैं यूं सोचूं तो वो जवाब और वो सोचो तो वो जवाब, और आपके पास ये मार्जिन भी नहीं है कि आप लिख के बात करें, आपने तो उनमें से किसी बी या सी एक ऑप्शन को टिक करना है। इस प्रॉब्लम के ऊपर कल मैंने रोशनी डाली थी कि इस तरह का एक प्रॉब्लम आता है कि आपको कन्फ्यूजन होती है, और मैंने कहा था कि आज सैटरडे को हम जब डिस्कस कर रहे होंगे कि हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उस वक्त मैं इस मसले का एक हल बताऊंगा। ये एमसीक्यू का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि एक एमसीक्यू को एक अजम्पशन से देखें एक जवाब होता है, दूसरी अजम्पशन से, और एग्जामिनर को पता ही नहीं लगता आप क्या सोच रहे हैं। उनके पास डी टिक हुआ हुआ है, आपने कुछ सोच के सी पे टिक कर दिया। तो आज मैं इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा इंशाल्लाह। आपने याद कराना है, जब मैं एमसीक्यू की प्रेजेंटेशन बता रहा हूँ तो उस टाइम पे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम का क्या हल करना है। जी हाजरीन महफिल, एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल होनी चाहिए। भाई ने कहा कि कोई नई शर्त नहीं ऐड होनी चाहिए, जो है जैसा है मान लेना चाहिए। फिर हम कहते हैं कि जो एक्सेप्टेंस वो होनी चाहिए बिफोर ऑफर के लैप्स एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। ये बात समझ आती है, ये बात भी समझ आती है। फिर हम कहते हैं आपको पता भी होना चाहिए, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। ये बात समझ आ रही है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में हम कहते हैं कि ये नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। वो क्या चीज़ है भला? अगर जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा ओके है, ये वाली हरकत नहीं होनी चाहिए। अगेन जैसे हमने कहा था ना कि ऑफर के एसेंशियल में इनविटेशन क्यों लिखा हुआ है, तो एसेंशियल है ऑफर शुड नॉट बी इनविटेशन, और यहाँ नेगेटिव कंफर्मेशन है, तो आप यूं कहेंगे कि एक्सेप्टेंस शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन किसे कहते हैं? खामोश रहने का मतलब जहाँ रजामंदी ले लिया जाए उसे नेगेटिव कंफर्मेशन, कि वो नेगेटिव है, नहीं कुछ कहा और कंफर्म कर रहा है। तो नेगेटिव कंफर्मेशन एक्सेप्टेंस में अलाउड नहीं है।
फिर किस मोड में होनी चाहिए एक्सेप्टेंस, किस मोड में होनी चाहिए? क्लियर कट एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अब ऑफर देने वाले ने कहा मुझे एक्सेप्टेंस का यूं जवाब दो, एक मोड बता दिया, तरीका बता दिया, तो किस तरीके से जवाब दें? उसी मोड पे जवाब दें आइडियली। अच्छा वो मोड ना बता सके तो यूजुअल जो जिस तरह से उस तरह की चीज़ को रिप्लाई किया जाता है कि नॉर्मली एडमिशन नॉर्मली बच्चा या फ्रंट ऑफिस में आके फॉर्म फिल करके लेता है या व्हाट्सएप पे कहता है कि जी ये मैंने फीस जमा करा दी है, मैं इस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहा हूँ, तो वो उसकी कोई ना कोई मामला होता है। तो यूजुअल मैनर में होनी चाहिए या प्रिस्क्राइब मोड में हो, नहीं करते आप उसे फॉलो, फिर क्या होगा? इंसिस्ट करे, ऑफरर इंसिस्ट करे भाई मैंने ऐसे कहा था। अगर वो इंसिस्ट ना करे तो इसका मतलब है कि उसे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो इंसिस्ट करे और एक्सेप्ट करने वाला ना माने तो एक्सेप्टेंस फारेग है, क्योंकि उसने उसकी बात को नहीं माना, तो हम कहेंगे ये एक्सेप्टेंस सही नहीं है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन में फिर था वो टाइमलाइन वाला रूल। चिट्ठी वो भेजता है, फंस ये जाता है, चिट्ठी इसे मिलती है, फंस वो जाता है। तो उसने खत भेजा, ये बाउंड हो गया, इसने खत भेजा, वो बाउंड हो गया। एक्सेप्टेंस किस दिन कंप्लीट होती है? ऑफरर के नजदीक, व्हेन इट इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जब उसको खत में रवाना कर दिया जाता है। और ऑफ एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होती है? विद रिगार्ड टू एक्सेप्टर, व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ ऑफरर, जब ऑफरर के नॉलेज में आ जाती है तब आप बाउंड हो जाते हैं। सेम डिस्क्रिप्शन देनी है रेवोकेशन के अंदर भी। ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? जब ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस कंप्लीट हो गई, यानी वो पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है? जब ऑफरर के नॉलेज में जब तक नहीं आ जाती, यानी कि जब ऑफरी के नजदीक जिस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हुई, तो आसान अल्फाज में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन जिस दिन हो जाएगी ना, जिस बंदे के लिहाज से, उसके लिहाज से कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अपनी वाली चीज को, ऑफर हो या एक्सेप्टेंस, उसको खत्म नहीं कर सकता। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर अपने नजदीक कम्युनिकेशन से पहले पहले खत्म कर सकता है, एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस को अपने नजदीक कम्युनिकेशन से पहले पहले खत्म कर सकता है। क्या ये सारी कहानी समझ आई? रेवोकेशन करने वाले की नज़र में उस दिन होती है जब वो कर रहा है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि जिसको वो रिवोक कर रहा है, जब उसके पास पहुंचेगा तो वो दिन काउंट होगा। तो वो दिन उन तारीखों से पीछे होना चाहिए जो एक्सेप्टेंस की डेट्स हैं। इस सारी टाइमलाइन में, इन सारी चीज़ों में कोई कंफ्यूजन? क्या सारी चीज़ें क्लियर है? चलें आगे, आगे चलते हैं। आज के दो टारगेट, एक टारगेट चैप्टर 3 को कुछ पढ़ना है और दूसरा टारगेट हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना होता है, किस तरह से, उसके ऊपर बात करनी है। चैप्टर 3 अब थोड़ा सा आगे आया। चैप्टर 2 ने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बेसिक डिटेल समझाई और अपनी ऑफर एक्सेप्टेंस की गिनती शुरू कर दी। चैप्टर 3 भी ये करता है कि पहले थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट देता है, फिर वो 3 एसेंशियल्स अपने दे देता है। 2 एसेंशियल्स हमने चैप्टर 2 में पढ़े, ऑफर और एक्सेप्टेंस। 3 एसेंशियल्स हम यहाँ पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और 2 एसेंशियल्स इससे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये 7 ऐसे एसेंशियल्स हैं जो किताब ने बहुत डिटेल से बताए। उसके अलावा हल्की फुल्की बातें बिटवीन द लाइन्स वो बताते जाते हैं। ये सारे के सारे एसेंशियल्स पूरे होंगे तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। तो चैप्टर 2 ने एसेंशियल्स के अलावा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दी। अब देखते हैं चैप्टर 3 हमें मजीद इंफॉर्मेशन क्या दे रही है। चैप्टर 3 कहता है कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। उसे कहेंगे ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, वो कॉन्ट्रैक्ट है। ये बात हमें पहले से पता थी। तो फिर वॉइड एग्रीमेंट क्या होगा? वॉइड किसे कहते हैं? कानून की ज़बान में मनसूख हुई हुई चीज़ को, गलत चीज़ को, नकारा चीज़ को, बेकार चीज़ को, जिसकी कानूनी अहमियत नहीं होती, हम कहते हैं ये वॉइड है, यानी ये बातिल है, ये सही नहीं है। तो वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे? ऐसा एग्रीमेंट जो कानूनन एनफोर्स नहीं हो सकता। एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। उस एग्रीमेंट में कुछ ऐसा मसला है कि वो कानूनी तौर पे एनफोर्स नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल किसी बहुत छोटे बच्चे के साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट ही गलत है। फॉर एग्जांपल कोई गैर कानूनी एग्रीमेंट कर रहे हैं, एग्रीमेंट ही गलत है। तो सम टाइम एग्रीमेंट ही इस काबिल नहीं होता कि उसकी बेस पे एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बन सके।
तो वो एग्रीमेंट विच आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ वो क्या कहलाएंगे? वॉइड एग्रीमेंट। और वो एग्रीमेंट विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। अगर एक एग्रीमेंट ही वॉइड है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को जन्म नहीं देगा। इसका मतलब ये है कि वो एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, तो वो एग्रीमेंट जो इस काबिल होंगे कि हम उनको कानूनी शक्ल दे सकें वो वैलिड एग्रीमेंट है जिसकी बेस पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। और वो एग्रीमेंट जिनको हम कानून की शक्ल ना दे सकें, ठीक है, फॉर एग्जांपल ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया कि तुम बशीर को कत्ल करो, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए देता हूँ, और फिर दूसरे बंदे ने 10 लाख लिए और बशीर को कत्ल भी नहीं किया। अब आपको लगता है कि ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा कि वो अदालत जाके कहे कि देखिए मेरे साथ धोखा हुआ, इसने बशीर को मारा भी नहीं और 10 लाख रुपए भी ले उड़ा, तो आप इसको एनफोर्स नहीं करा सकते। ऐसा एग्रीमेंट जो बातिल है, जो गलत है, जो वॉइड है, जो हकीकी नहीं है, जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, वो वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, हो सकता है कि एग्रीमेंट शुरू में सही हो लेकिन आगे चल के उसमें कुछ गड़बड़ आ गई हो, तो अगर एक एग्रीमेंट शुरू में सही था तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था लेकिन बाद में चल के वॉइड हो जाएगा। लेकिन एग्रीमेंट अगर शुरू से ही गलत हो तो वॉइड है। इसके लिए कानून के अल्फाज होते हैं वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एबी इनिशियो। हमारे सिलेबस में बहुत सारे लैटिन वर्ड्स हैं। कानून जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो उसका ओरिजिन है वो लैटिन से है, तो जो लैटिन ज़बान के जो चंद वर्ड्स हैं वो बीच बीच में इस्तेमाल होते हैं। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है ऐसी चीज़ जो थी ही हमेशा से वॉइड। एक नेक इंसान आगे चल के गुमराह हो जाए तो हम कहें अच्छा इंसान था, खराब हो गया, बाद में खराब हो गया, तो इसे वॉइड एब इनिशियो नहीं कहेंगे, कहेंगे वॉइड हो गया। और आप कई दफ़ा मायूस होकर कहते हैं यार वो तो बंदा था ही हमेशा से घटिया, तो वो अच्छा कभी भी नहीं था, वो एब इनिशियो ही घटिया था। तो वॉइड एब इनिशियो का मतलब है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग। तो एक ऐसा एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत है वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, और इसको हम वॉइड एब इनिशियो भी कह सकते हैं। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट का फर्क समझ आ रहा है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो सही है, वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो सही नहीं है। जो एग्रीमेंट सही हो और एनफोर्सेबल वाला हो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, नहीं तो वॉइड एग्रीमेंट। यहां तक बात समझ आ रही है? तीसरी कैटेगरी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा अगर एग्रीमेंट ही गलत होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता, तो वॉइड एग्रीमेंट उसे कहेंगे जो शुरू से गलत था। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो इसका मतलब है शुरू में ठीक था, बाद में गलत हो गया। ए ने बी से कहा कि मैं अगर तुम्हें 2000 पतंगे दूं तो क्या तुम मुझे इतने लाख रुपए दोगे? उन्होंने कहा हाँ जी। डन हो गया, सारा मामला तय हो गया। पतंगे डिलीवर होने से पहले गवर्नमेंट का कानून आ गया कि पतंग की खरीदो फरोख्त मना है। अब ये वर्ड एब इनिशियो नहीं है, ये एग्रीमेंट गलत नहीं था, एग्रीमेंट बनते समय सही था, बाद में कुछ ऐसा हुआ कि ये एनफोर्सेबल नहीं रहा, तो कानूनी जबान में इसको हम कहते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law. A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एनफोर्सेबल ना रहे, ceases to be enforceable, यानी पहले एनफोर्सेबल था, सीज कहते हैं रुक जाना, ब्रेक लग जाना। जब कोई फॉर एग्जांपल एक बंदे की गाड़ी चलते चलते रुक जाए और आगे ना चल रही हो तो कहता है गाड़ी सीज हो गई है। सीज का मतलब है एक चलती हुई चीज का रुक जाना। तो अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब एनफोर्सेबल नहीं रहा, अब नहीं रहा, बाय लॉ बिकम्स वॉइड, वो वॉइड बन जाता है। कब बनता है? व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। एक कॉन्ट्रैक्ट जब सीजेस टू बी एनफोर्सेबल हो जाता है, जब वो नहीं चल पाता, तो जिस दिन से वो नहीं चल पा रहा होता आगे किसी गड़बड़ की वजह से, उस दिन क्या कहते हैं कि ये हो गया है वॉइड। नोट करना है आपने, नोट उन्होंने दिया है, यानी इसका मतलब है कि ऊपर डेफिनेशन खत्म हो गई। नोट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन, बनते समय ये सही था, बट सब्सिक्वेंटली इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल, लेकिन ये बाद में एनफोर्सेबल नहीं रहा।
मैं मेरे ख्याल में शायद स्क्रीन के आगे भी आ रहा हूँ थोड़ा सा, ये ऐसे करके, अब हाथ सीधा जाएगा, डन। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में ठीक हो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो एग्रीमेंट जो शुरू से ही गलत हो वॉइड एग्रीमेंट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट जो शुरू में ठीक था और बाद में सीज हो गया वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमारे पास आती है चौथी कैटेगरी, वॉइड एबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड एबल यानी वॉइड हो सकते हैं। इसमें क्या होता है, दो बंदों के दरमियान जब मामला होता है तो अदालत ये तय करती है कि इनमें से एक बंदे ने दूसरे के साथ जुल्म कर दिया है, या फर्ज करें दो पार्टीज एक तरफ हैं, दो पार्टीज एक तरफ हैं, तो इन दो ने इन दो के ऊपर जुल्म कर दिया है। यानी जब अदालत को साबित हो जाए कि कुछ लोग हक पे हैं और कुछ लोग बातिल पे हैं, तो जो मजलूम होते हैं अदालत उनको इख्तियार दे देती है, क्या आप चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कहो, चाहो तो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कह दो। यानी अगर आपके साथ जुल्म हुआ, आपको भाई ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो गया, मनसूख हो गया, बस मेरा जुर्माना, मुझे पैसे वगैरह वापस करें, मैंने नहीं आपके साथ डील करना, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा जो कुछ लोगों के कहने पे एनफोर्सेबल होगा लेकिन दूसरे लोगों के कहने पे एनफोर्सेबल नहीं होगा। और ये कौन से लोगों के कहने पे एनफोर्सेबल होगा? जो मजलूम है। मजलूम चाहेगा तो इसको एनफोर्स करे, चाहे तो इसको खत्म कर दे। एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर ऑफ द पार्टीज। ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल बाय लॉ है एक या एक से ज्यादा पार्टीज के कहने पे, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर और अदर्स। कुछ के कहने पे एनफोर्सेबल है और कुछ के कहने पे एनफोर्सेबल नहीं है, इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये कुछ कौन है और कुछ कौन है, नीचे उन्होंने ब्रैकेट में कहा कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव पार्टी, एग्रीव मतलब मजलूम पार्टी, एंड नॉट एट द ऑप्शन ऑफ डिफॉल्टिंग पार्टी। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो वॉइडेबल है मजलूम के कहने पे और ना के जालिम के कहने पे, वो क्या कहलाएगा? वॉइडेबल। इसका मतलब है कि मैं क्लास से चारों चीजों के बारे में मालूम कर सकता हूं। वॉइड एग्रीमेंट क्या चीज है? जो शुरू से ही गलत है, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, वो वॉइड एब इनिशियो, वो हमेशा से ही गलत था। ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो वॉइड एग्रीमेंट है, वो शुरू से ही गलत था। ठीक हो गया। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? मुझे यकीन था, मैंने इसीलिए तरतीब चेंज कर दी थी। ऐसे थोड़ी होता है, हमेशा तरतीब में सवाल थोड़ी आते हैं। हाँ, वॉइड एबल, कुछ के कहने पे वॉइड हो सकता हो, कुछ के कहने पे ना हो सकता हो। डिफॉल्टिंग पार्टी और एग्रीव्ड, एग्रीव्ड मजलूम और डिफॉल्टिंग जुल्म करने वाली, जिसने फॉल्ट किया, जिसने गड़बड़ की। तो डिफॉल्टिंग के कहने पे एनफोर्सेबल ना हो और मजलूम के कहने पे। एक भाई ने कहा एग्जांपल, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ए ने बी को गाड़ी बेची और गाड़ी बेचते हुए कहा कि ये गाड़ी 10 लाख किलोमीटर आराम से चलती है, मसला ही कोई नहीं, और इस गाड़ी की तो एवरेज है वो तो 20 की एवरेज है। हालांकि ऐसा नहीं था, वो झूठ बोल रहा था। वो शख्स ये बात अजम्पशन लेके कॉन्ट्रैक्ट करके वो गाड़ी खरीद के आगे गया, आगे जाके उसे पता लगा कि ये तो झूठ बोला था मेरे साथ। अब ये मजलूम हो गया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब ये तो लीगली बाउंड हो गया, इसने उसे पैसे दिए, उससे गाड़ी खरीद ली। तो कानून कहेगा नहीं, तुम आके इस कॉन्ट्रैक्ट को चाहो तो ख़त्म कर सकते हो। मजलूम के पास ये ऑप्शन है, अगर उसे समझ आ गया मेरे साथ धोखा हुआ लेकिन गाड़ी मज़ा भी बड़ा दे रही है, अब उसकी चॉइस है कि जुल्म होने के बाद अगर वो कहे ओके मुझे कोई मसला नहीं तो चलता रहे, और अगर उसे है कि नहीं भाई ये तो जुल्म हुआ मेरे साथ, आए और कहे ये गाड़ी पकड़ो, मेरे पैसे वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट डिसमिस, तो मजलूम को ऑप्शन मिल जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकता है, जालिम को ऑप्शन नहीं मिलती। डन। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहले से ही था, वैलिड एट द स्टार्ट बट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल सब्सिक्वेंटली। क्या क्या वजह बन सकती है कि बाद में अचानक से गलत हो जाए, इलीगल हो जाए, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ जाए, कोई बैन शैन लग जाए, कुछ चीज़ इम्पॉसिबल हो जाए, जंग छिड़ जाए, बहुत मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जो चीज़ बेचनी थी उसने कहा ये आल्टो गाड़ी, ये इसका इंजन नंबर, ये चेसिस नंबर, मैं ये तुम्हें ये बेचूंगा, उसी पे बिजली गिर गई, वो चीज़ ही ख़त्म हो गई। तो देयर कैन बी मल्टीपल ऑप्शंस जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड हो जाए।
हम में देखेंगे कि वो क्या वजूहात है जिसके चलता हुआ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद की बातें कहाँ होंगी, चैप्टर 6 से आगे 10 तक, और कॉन्ट्रैक्ट बनने से पीछे की सारी जो तकनीकी डिस्कशन है वो इस वक्त हो रही है चैप्टर 2, 3, 4, 5 में। चारों का फर्क समझ आ रहा है? वॉइड एग्रीमेंट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, चारों बात समझ आ रही है? ये लफ्ज किताब ने इसलिए बताया कि अभी जगह जगह इस्तेमाल होने हैं। जी सर, अगर दो बंदों का एग्रीमेंट है आपस में, कोई गाड़ी के लेन देन, ठीक है। तो अगर गाड़ी की बात हो गई है तो वो अगर एक मर जाए जिससे गाड़ी जी, इन्होंने कहा कि अगर दो बंदों का लेन देन है, दोनों ने आपस में एग्रीमेंट करना था और उससे पहले एक बंदा मर गया तो ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई, अभी उन्होंने एग्रीमेंट करना था, तो इस वक्त तो ये उसी वक्त ऑफर फौत हो जाएगी, बंदे के फौत होने के साथ ऑफर फौत हो जाएगी। लेकिन अगर एग्रीमेंट हो गया था, ए ने बी से कहा था मैं गाड़ी आपको 10 लाख की बेचूंगा, बी ने कहा था हाँ ठीक है, इन्होंने तय किया कि 25 जनवरी की शाम में आपको गाड़ी दूंगा और आप मुझे पैसे दे दीजिएगा, एग्रीमेंट उन्होंने कर लिया 20 जनवरी को। अब 22 जनवरी को बंदा मर गया। अब जब बंदा मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मरा, जिंदा है। ऑफर मर जाती है बंदे के मरने के साथ, लेकिन अगर एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए मरने से पहले पहले तो फिर वो बाइंडिंग होता है। अब इसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वर्सा हैं, वो इसको एग्जीक्यूट करेंगे। कैसे करेंगे ये चैप्टर 7 में देखेंगे इंशाल्लाह। जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक बंदे ने दूसरे से पैसे लिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इन्होंने कहा कि अगर एक चीज़ है जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उस वक्त वैलिड था। पतंग वाली एग्जांपल लेते हैं, एक बंदे ने 2000 पतंगे बना के देनी थी और एक बंदे ने 5 लाख रुपए देने थे। जो 2000 पतंगे बनाने वाले ने जिस शाम पतंगे बना के अपनी फाइनल करके सामने रखी और मुस्कुराते हुए देखा कि मेरे तो 5 लाख खड़े हो गए, रात में नोटिफिकेशन आ गया। अब भाई कुछ और कहना चाहते हैं। अगर उसने एडवांस ले लिए थे, हम आगे चल के पढ़ेंगे, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से बाद में वॉइड हो जाता है तो जिस पार्टी ने जिस पार्टी से जो फेवर ली होगी वो वापस करनी पड़ेगी। हाँ, अब इसने जो खर्चा किया इसका नुकसान हो गया, ये कानून के पास जाके कहेगा आपने मेरे साथ क्या किया है। समटाइम क्या होता है, जब एक नया कानून आता है ना तो लोगों को थोड़ा सा मार्जिन देता है कि आप इस वक्त तक ये डील कर लें, उसके बाद से ख़त्म। तो ये फिर गवर्नमेंट के पास जाएगा, फिर गवर्नमेंट कहेगी फलाना जब तुमने कारोबार शुरू किया था तुमने उस कागज़ पे साइन किया था जिस पे लिखा था कि मैं गवर्नमेंट के तमाम कवानीन की पासदारी करूँगा। तो अगर गवर्नमेंट अचानक से मुल्क कौम के वसीदर मफाद में एक फ़ैसला कर ले, भाई लॉकडाउन, एकदम से लॉकडाउन आया, गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान को बचाना चाह रही थी, तो ऐसे में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़राब हुए, टूटे, गड़बड़ में हो गए। तो जब एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है तो फिर उसमें जो जो बेनिफिट जिसने जिसको दिए होते हैं वो वापस करने पड़ते हैं, और फिर ये किस्मत की बात है कि किसका ज़्यादा नुकसान हो गया। भाई देखिए ना, एक बंदे ने दूसरे से 10 लाख की गाड़ी खरीदनी थी, गाड़ी उसके पास थी, इसने पैसे देने थे, गाड़ी पे बिजली गिर गई। अब क्या कसूर है उस बंदे का जिसने 10 लाख रुपए देने हैं कि वो 10 लाख दे और उसको राख मिले। लेकिन अब आप कहेंगे क्या कसूर है उस बंदे का जिसकी गाड़ी पे बिजली गिरी। तो अंग्रेज़ों ने इसके लिए एक कंपाउंड वर्ड निकाला है, एक्ट ऑफ गॉड, अल्लाह दी मर्जी। ठीक है, तो इसको एक्ट ऑफ गॉड कह देते हैं। और इस एक्ट ऑफ गॉड के बाद ना आपको ज़्यादातर इंश्योरेंसेस मिलती हैं ना कुछ और वो होता है। वो कहते हैं जी ये अल्लाह की मर्जी थी, इस वक्त इस गाड़ी की किस्मत में था कि बिजली से जल जाए। तो कुछ चीज़ें इंसान के कंट्रोल में होती हैं, वो उनको डील कर लेता है, लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती उसको नॉर्मली कह दिया जाता है कानून की ज़बान में एक्ट ऑफ गॉड। और फिर एक्ट ऑफ गॉड का जो है ना वो फिर जज़ा और सज़ा वो ऊपर ही जाके मिलनी है कि अगर उस वक्त उस बंदे के साथ इतना जुल्म हुआ तो शायद उसको उसके बदले कोई ना कोई भलाई मिलनी हो। तो अंग्रेज़ ने मामला सीधा कर दिया, अल्लाह पे डाल दिया, उन्होंने कहा ठीक है ये अल्लाह का एक्ट है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है ना डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं और कई मूवीज़ भी हैं जो एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर जो है ना, वो एक इंडियन मूवी थी जिसमें वो एक इसी तरह से ना एक एक्ट ऑफ गॉड के ऊपर वो करता है कि वो केस करता है। वो कहता है चल ठीक है अल्लाह का वो है, तो फिर जो ठेकेदार हैं अल्लाह के, ठीक है, उनको फिर वो तो वो OMG ओ माई गॉड मूवी थी इंडिया की, वो बड़ा मज़ेदार वो था कि
अगर ये लोग अपने आप को अल्लाह का ठेकेदार मानते हैं और सारी वो फेवर्स इनके थ्रू जाती हैं, इनको चादरें चढ़ाएं, इनको पैसे दें, इनके पास आके हम सारा वो खर्च करें, तो जब ये अल्लाह के राइट्स के ज़िम्मेदार हैं तो अल्लाह की लाइबिलिटीज़ की ज़िम्मेदार भी होने चाहिए। तो वो पर एक इस तरह का वो था कि ये इस तरह का मजाक नहीं है, जो एक्ट ऑफ गॉड है उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कोई इदारा कोई कंपनसेशन या इस तरह से दे। तो बहरहाल अंग्रेज़ कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर एक एक्ट ऑफ गॉड हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, और रिस्क एंड रिवॉर्ड अगर ट्रांसफ़र हो गए तो उसका नुकसान हो जाता है, नहीं ट्रांसफ़र हुआ तो आपका नुकसान हो जाता है। अगर गाड़ी बेच दी होती, सब कुछ डन हो गया होता और उस बायर ने कहा होता अच्छा 6 दिन अपने दुकान पे खड़ी रखना फिर मैं उठा लूँगा, अब दुकान पे खड़े खड़े बिजली गिर गई तो उसका नुकसान हुआ, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो गए। जी, चारों तरह के मामला समझ आ रहे हैं। अब किताब से पूछते हैं। किताब हमें अचानक से बैठे बैठे ना चलते चलते एक वो नहीं होता कि एक बड़ी सी डॉक्यूमेंट्री चल रही होती है और साथ थोड़े थोड़े से आपको जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। तो हम पढ़ तो एसेंशियल्स रहे थे, लेकिन इन्होंने कुछ कुछ वर्ड्स हमें बताने शुरू कर दिए। चैप्टर 2 में हमें बताया था ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट ये किसे कहते हैं, अब बता दिया वॉइड किसे कहते हैं, फलाना किसे कहते हैं। अब हम नॉर्मल अपनी कहानी पे वापस आते हैं। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हम इन चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स। अब 2 तो उन्होंने बता दिए, ऑफर, एक्सेप्टेंस। चैप्टर 3 आया, इस चैप्टर 3 ने आगे मजीद 5 एसेंशियल्स बताए। उन्होंने कहा वो जो प्रॉमिस या एग्रीमेंट जो 2 बंदों के दरमियान बन गया है उसमें क्या और बातें होनी चाहिए तो वो कॉन्ट्रैक्ट सही होगा। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट तब कहेंगे जब इसमें फॉलोइंग कंडीशंस हो। 5 कंडीशंस बता दी, 3 इस चैप्टर वाली, 2 अगले चैप्टर वाली। और ये अजम्पशन ली कि एग्रीमेंट का लफ्ज़ सुनते साथ ही आपको समझ आ जाएगा कि ऑफर, एक्सेप्टेंस तो उसी में शामिल है। तो इन्होंने कहा कि 5 मजीद एसेंशियल्स कौन से हैं। एग्रीमेंट इज मेड बाय फ्री कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज। पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट हो, उनकी आजाद रजामंदी हो, किसी पे जोर जबरदस्ती ना हुई हो। सर इसमें मजीद क्या बात है, अगले चैप्टर में इसके ऊपर डिस्कशन होगी कि ये फ्री कॉन्सेंट से क्या मुराद है। यानी 5 एसेंशियल्स हैं, 3 इस चैप्टर में, 2 अगले चैप्टर में। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब कहलाएगा जब उसमें ये 5 शराइत पूरी हो रही हो, जिसमें से पहली शर्त क्या है, फ्री कॉन्सेंट। पार्टीज की आज़ाद रजामंदी होनी चाहिए, जोर ज़बरदस्ती ना हुई हो किसी के ऊपर। नंबर 2, पार्टीज मेकिंग द एग्रीमेंट आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। वो पार्टीज जो एग्रीमेंट कर रही हैं वो इस काबिल हों कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सके, वो कम्पिटेंट हों। ऐसा ना हो कि 2 साल का एक बच्चा वो कॉन्ट्रैक्ट करने बैठा वो आपके साथ। पार्टीज इस काबिल हों कि वो कम्पिटेंट हो। कम्पिटेंट के ऊपर हम अभी बात करेंगे इंशाल्लाह। एग्रीमेंट इज मेड फॉर अ लॉफुल कंसिडरेशन। जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल होनी चाहिए। कंसिडरेशन क्या था भला, वो मुआवजा, वो बदला जो आपको मिलना है। ए ने बी से कहा कि अगर आप मुझे 10 किलो सेब देंगे तो मैं आपको 1 पाव हेरोइन दूंगा। तो ये जो कंसिडरेशन है ये लॉफुल नहीं है। कंसिडरेशन दोनों तरफ से लॉफुल होनी चाहिए। यहाँ तक बात समझ आई। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इस चैप्टर में कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पे बात होगी, कंसिडरेशन पे बात होगी। देन लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मकसद भी लॉफुल होना चाहिए। 1 मिनट, तो कंसिडरेशन और मकसद में क्या फ़र्क होता है जी? कंसिडरेशन तो वो वैल्यू बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है, तो मकसद या ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई? चीज चलें भाई, देखिए ना, आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज आपको बीलो की क्लास बेचता है और आप कॉलेज को पैसे देते हैं। तो आपने क्यों कॉलेज को पैसे दिए? क्योंकि आपको बीलो की क्लास चाहिए। तो मैं कहूँगा आपकी कंसिडरेशन भी ये थी, तो मुझे तो लग रहा है आपका मकसद भी यही था। आपका मकसद था पेपर पास करना आई कैप का, और आपको जो मिला वो कंसिडरेशन थी। मकसद इंटेंशन बिहाइंड द कॉन्ट्रैक्ट है, और कंसिडरेशन वो सामने से मिलने वाली चीज़ है जो नज़र आ रही है कि ये चीज़ आपको मिली। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, मकसद भी लॉफुल हो। गंदम खरीदना जनवन एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, गंदम एक लॉफुल कंसिडरेशन है। एक बंदे ने 7 लाख मन गंदम खरीद के अपने पास रखी हुई है, इसलिए कि जब मार्केट में गंदम शॉर्ट होगी तो मैं दुगने दामों पे बेचूंगा। कंसिडरेशन तो लॉफुल है, गंदम तो लॉफुल चीज़ है,
और लोग पैसे देंगे, वो गंदम देगा। कंसिडरेशन में कोई लीगैलिटी नहीं है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, वो एक्सप्लॉयटेशन है, वो आवाम का इस्तेहसाल है। तो कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन भी लॉफुल होनी चाहिए। अब ये ऑब्जेक्ट कब लॉफुल नहीं होता, ये भी हम इस चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आखिरी चीज, एग्रीमेंट इज नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय लॉ। ऐसा एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए जिसको लॉ ने मना कर दिया, खबरदार ये एग्रीमेंट आप लोगों ने नहीं करना आपस में। तो ऐसा एग्रीमेंट विच इज एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, वो मना है। 5 एसेंशियल्स हमने मजीद पढ़े, और अगर मैं पीछे वालों को भी जोड़ के बात करूं तो 7 चीजें। एक कॉन्ट्रैक्ट कब वैलिड होगा, जब एक वैलिड ऑफर होगी, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी। इन दो के बारे में गहराई हमें समझ आ चुकी है। जब पार्टीज की फ्री कॉन्सेंट होगी, आज़ाद रजामंदी होगी। जब पार्टीज कंपिटेंट होंगी, इस काबिल होंगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें, कोई गड़बड़ ना हो। जब वो कंसिडरेशन लॉफुल होगी, जब ऑब्जेक्ट लॉफुल होगा, और जब ये एग्रीमेंट वो उस लिस्ट में ना हो जिसको गवर्नमेंट ने बैन किया कि खबरदार इन लिस्टों में से, इन एग्रीमेंट्स में से आपने कोई नहीं करना। कुछ एग्रीमेंट हैं जो लॉ ने एक्सप्रेसली डिक्लेयर कर दिए हैं, वाजे कह दिया है कि खबरदार ये वाला एग्रीमेंट मना है। तो ये 7 चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के वो एसेंशियल्स हैं जो हमारी किताब ने इन 3 चैप्टर्स में हमें समझाए हुए हैं। ऑफर एक्सेप्टेंस हमें समझ आ चुका है। कंपिटेंस ऑफ पार्टी, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इसी चैप्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फ्री कॉन्सेंट और जो लिस्ट ऑफ एग्रीमेंट्स हैं जो मना है, वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में जाके इंशाल्लाह। डन? यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब एक काम करते हैं, हमने एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे डबल क्लिक किया, उसमें से 5 चीज़ें निकल आई। अब एक काम करते हैं, कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट पे डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कौन है कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? लॉ कहता है भाई 3 निशानियां पूरी होनी चाहिए। अगर आप में 3 फीचर्स पाए जाएं तो यू आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 1, ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। जिस कानून को आप फॉलो करते हैं, उस कानून के मुताबिक आप मेजॉरिटी की एज को पहुंचे हुए हों, छोटे बच्चे ना हो, बड़े हों। अब छोटे और बड़े बच्चे का फर्क हम इस पर डबल क्लिक करके देखेंगे कि उसका क्या वो है। अभी हमने देखा कि एसेंशियल्स कौन से हैं जी, ये 5 मजीद एसेंशियल्स हैं। कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहते हैं? 3 शर्तें हैं। फिर इनमें से हर शर्त को अलग अलग करके एक्सप्लोर करेंगे कि उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है, उसका क्या मतलब है। तो पहली शर्त, आप एज ऑफ मेजॉरिटी रखते हो, बड़ी एज के हो, पुख्ता एज के हो। नंबर 2, आप साउंड माइंड हो, आपका जहनी तवाज़ुन ठीक हो। हर वो शख्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है जो बच्चा ना हो, एंड जिसका जहनी तवाज़ुन ठीक हो, एंड इज नॉट डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच ही इज सब्जेक्ट। और किसी भी लॉ जिसको वो फॉलो करता है ने उसे मना ना किया हो कि तुम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपसे कोई पूछे बताएं कौन लोग हैं जो इस काबिल हों जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसको हम कंपिटेंस ऑफ पर्सन भी कहते हैं, कैपेसिटी ऑफ पर्सन भी कहते हैं। तो कौन लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? आप कहेंगे वो जो कि एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंचे हुए हैं, एंड वो साउंड माइंड भी हैं, एंड उन्हें मना नहीं किया। तो फिर कौन नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट? बच्चे यानी कि माइनर, अनसाउंड माइंड और डिस्क्वालिफाइड पर्सन। कुछ लोगों को लॉ ने मना कर दिया। तो अब इन 3 के ऊपर अगली डिबेट होगी कि माइनर किसे कहते हैं, अनसाउंड किसे कहते हैं, और वो लिस्ट कौन सी है। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई सवाल? सब बात समझ आ रही है? माइनर की तरफ बात करते हैं। माइनर कौन है? माइनर कहते हैं छोटे बच्चे को। पाकिस्तान में छोटे और बड़े बच्चे का जो डिफरेंस है वो है 18 साल की एज। 18 साल किसे कहते हैं? जिस दिन उसकी 18वीं सालगिरह है, रात 12 बजे, वो दिन गुजार के नहीं, पिछली रात 12 बजे। एक बंदे की 22 फरवरी को सालगिरह है, तो 21 फरवरी की रात में जैसे ही 12 बजेंगे, 12 AM होगा, तो 22 फरवरी शुरू हो जाएगी। इस वक्त ये मेजर हो जाएगा अगर उसकी 18वीं सालगिरह है। तो एक बंदे की 18वीं सालगिरह जिस दिन है, उस दिन वो मेजर हो जाता है, और उससे पहले वो होता है माइनर। माइनर का मतलब है छोटा बच्चा, मेजर का मतलब बड़ा बच्चा। लॉ को लगा कि 18 साल से छोटा बंदा इतना पुख्ता नहीं है अपने दिमाग में कि वो कानूनी कॉन्ट्रैक्ट कर सके, और 18 साल से बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है।
तो 21 फरवरी की रात 11:55 पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता और 10 मिनट बाद 22 फरवरी की सुबह 12:05 पे वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। तो कानून ने कट ऑफ लगा दिया कि एज ऑफ मेजॉरिटी, जो बड़ी एज का होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और जो छोटी एज का है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये छोटी और बड़ी एज का फर्क समझ आया। कॉमन रूल है 18 साल। फिर उसके बाद एक गार्डियन का रूल आता है। अगर एक बच्चे पे गार्डियन अपॉइंटेड हो, अब गार्डियन किसे कहते हैं? एक बंदा क्यों करता है कोई किसी की देखभाल? पेरेंट्स की डेथ हो गई है, डिवोर्स हुई भी है, कुछ और मसलों मसाइल हैं, तो फ़र्ज़ करें एक बच्चे के वालिदैन जो है वो बचपने में उनकी डेथ हो गई और उस बच्चे को उसके चाचा ने पाला और शायद चाचा की नज़र उस बच्चे की प्रॉपर्टी पे थी और चाचा हर दिन बच्चे को देख के सोचता था ये एक दफ़ा 18 साल का हो जाए, क्योंकि 18 साल का होने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना, उससे पहले तो कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो जब 18 साल का हो जाएगा तो फिर मैं उस बच्चे को इमोशनल करके इसे प्रॉपर्टी हथिया लूँगा। तो जब वो बच्चा जो है वो 18 साल का होता है तो चाचा जो है उस बच्चे को सामने बिठा के उसको कहता है बेटा तुमने बचपन से देखा है, तुम्हें किसने पाला? उसने कहा जी चाचा आपने पाला। तुम देखो मैं अपने बच्चे को एक ना वाला खिलाता था तो मैं दोने वाले खिलाता था, मैंने अपनी जवानी सारी की सारी गुजार दी तुम्हें पालने पोसने में। अब ये बूढ़ी हड्डियाँ, ये बूढ़ा चाचा ये एक्सपेक्ट करता है कि अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अपनी जायदाद के वारिस बन चुके हो, तो ऐसे में तुम अपने इस बूढ़े चाचा की इन खिदमात का ज़रूर एतराफ़ करोगे और तुम जो है वो अपने एसेट्स में से, अपनी प्रॉपर्टी में से कुछ इस बूढ़े चाचा के नाम भी कर दोगे। बच्चा इमोशनल हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे, कहेगा चाचा क्या बात करते हो, सारी प्रॉपर्टी आपकी, आपने मुझे पाला, कोई बात नहीं, अल्लाह और देगा मुझे प्रॉपर्टी, मैं सारी प्रॉपर्टी आपके नाम पे करता हूँ। तो जो 18 साल का बच्चा है वो लीगली मैच्योर तो है लेकिन इमोशनली मैच्योर नहीं है। तो लॉ ने सोचा वो कौन सी एज है जिसमें बच्चा बदतमीज़ हो जाता है, तो उन्होंने एक नई एज निकाली 21 साल। तो वो कहते हैं कि जो जिसके ऊपर गार्डियन अपॉइंटेड है वो 21 साल की एज में मेजॉरिटी को पहुंचेगा और जिस पर गार्डियन अपॉइंटेड नहीं है वो 18 साल में एज ऑफ मेजॉरिटी को पहुंच जाएगा। तो उन्हें 18 साल के बच्चे को उन्होंने एनी अदर केसेस 18 साल का बच्चा, लेकिन 21 साल जहां गार्डियन ऑफ माइनर अपॉइंट हुआ वह है लॉ की तरफ से। मुख्तलिफ कवानीन है जो गार्डियन को अपॉइंट करते हैं, तो अगर उस पर सिटीज़न का कानून या गार्डियन एंड वार्ड का कानून, आपके पास एक कानून डिफरेंट लिखा हुआ होगा, जहां एक गार्डियन एक माइनर के ऊपर या उसकी प्रॉपर्टी पे अपॉइंट हो जाए तो वहां कितनी एज है? 21 साल, वरना एज क्या है? 18 साल। क्या ये बात समझ आ रही है? पक्का? तो माइनर किसे कहते हैं? जो छोटा बच्चा है। और छोटा बच्चा किसे कहते हैं? जो 18 साल से कम है नॉर्मल केसेस में, और जिसका गार्डियन अपॉइंट हुआ वो 21 साल से। अब ये माइनर होगा तो इस माइनर से रिलेटेड रूल्स क्या हैं? छोटे छोटे से रूल्स किताब ने बताए, इनमें से एक दो रूल ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ कोई भी एग्रीमेंट शुरू से ही गलत है, वो एग्रीमेंट ही गलत है, वो था ही गलत। चाहे माइनर एग्रीमेंट करना चाहे, कानून ने उसको ये इजाजत ही नहीं दी है। और अगर माइनर के साथ कोई और एग्रीमेंट कर ले और कल को उस एग्रीमेंट में उसका नुकसान हो जाए, एक बंदे ने माइनर के साथ एग्रीमेंट किया, बच्चे ने कहा कि जी आप मुझे जो है ना वो 20 चॉकलेटें ला के दें, मैं आपको 5000 रुपये दूंगा। बंदे ने 20 चॉकलेटें उसे ला के दी, बच्चा भाग गया, बच्चे को लेके गया वो अदालत, उसने कहा जी ये बच्चा जो है वो मेरी चॉकलेटें लेके भाग गया। तो जज ने बच्चे को देखा, कितना क्यूट सा बच्चा है, बड़ा शरारती बच्चा है। फिर उस बंदे को देखेंगे यार तुम तो सियाने हो, तुम्हें नहीं पता बच्चे के साथ एग्रीमेंट वॉइड है, और जो एग्रीमेंट है ही गलत, तो तुम्हारे पास तो कानूनी इख्तियार ही कोई नहीं, तो तुम इस बच्चे से कुछ रिकवर नहीं कर सकते। तो जो एग्रीमेंट माइनर के साथ होगा उसकी फेवर भी माइनर को मिल जाएगी। फर्ज करें एक माइनर एक बड़े के साथ मिलकर एग्रीमेंट करता है, दो बंदे एग्रीमेंट करते हैं किसी थर्ड पर्सन से, एक बड़ा है और साथ एक छोटा बच्चा है। कल को कुछ गड़बड़ हो जाएगी, बड़े को पकड़ा जा सकता है, छोटे बच्चे को नहीं पकड़ा जा सकता। एक माइनर ने एक बड़े को बेवकूफ बनाया, उसने कहा वो मूछे रख के आ गया, कहा मैं 19 साल का हूं, बड़ा बेवकूफ बन गया, एग्रीमेंट कर लिया, अभी भी कसूर बड़े का ही है, वो तो शरारती बच्चा था, एमी शुगल मुगल कर रहा था। तो लॉ ने बच्चे को रिलैक्सेशन दी है, 18 साल से पीछे माइनर अगर एग्रीमेंट करता है किसी से तो वो वॉइड है। अगर उस एग्रीमेंट में किसी का नुकसान होता है वो अदालत जाके क्लेम नहीं कर सकता। माइनर किसी बड़े के साथ मिल के किसी से डील कर रहा है तो बड़ा फंसेगा।
माइनर किसी बड़े को बेवकूफ़ बना के कह देता है कि मैं माइनर नहीं हूं और फिर उसका नुकसान भी कर देता है, तो भी माइनर का कसूर नहीं, कसूर उस बड़े का है। तो आपने जो एज तकरीबन गंवा दी, उसमें आपके पास कानूनी तौर पे बड़ा सारा इख्तियार था, आप बड़ा कुछ कर सकते थे और आपको कानूनी तौर पे नहीं पकड़ा जा सकता था, लेकिन आपके साथ जो मेजर उसे पकड़ा जा सकता था। भाई फ़र्ज़ करें आप 15 साल के थे, आप अपने वालिद के साथ कहीं जा रहे थे, आपका एवं दिल किया, आपने वट्टा उठाया और गाड़ी की शीशे मार दिया किसी की, तो आपको नहीं पकड़ेगा कोई, वालिद को पकड़ेगा कि ये तो बच्चा था, आपने समझाना था ना। तो अच्छा वाला बचपन में कितनी सारी गाड़ियाँ तोड़ सकते थे आप, ऑप्शन में आपको उस वक्त पता ही नहीं लगा, उस वक्त बताया किसी ने नहीं कि आपके उस वक्त के हकूक़ क्या हैं। अब आप 18 साल को या टच कर चुके हैं या आगे जा चुके हुए हैं। माइनर पे क्या कोई जुर्म या कोई कानून आयद नहीं होता। अब याद रहे, चूंकि आप लोग पहली दफ़ा लॉ पढ़ रहे हैं ना, तो लॉ पढ़ते साथ ही बंदा सुपर एक्साइटेड हो जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रिंसिपल पूरी दुनिया की सारी चीज़ों पे लगाना शुरू कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तिजारती कानून, बाइंग एंड सेलिंग का कानून, हम जो कानून पढ़ेंगे बाइंग एंड सेलिंग का कानून है, इसमें चीज़ों की खरीदो फरोख्त करते हैं दो लोग, इसके अंदर माइनर के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक छोटा बच्चा कत्ल कर दे तो उसको जेल भी डाला जा सकता है, उसके ऊपर कुछ और कवानीन भी हैं। तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कानून में माइनर, अब भाई माइनर शादी भी कर सकता है, बालिग तो हो गया वो, ठीक है। अगर 17 साल का एक बंदा है तो इस्लाम के हिसाब से वो बालिग है और वो शादी कर सकता है। अब जी शादी तो छोटे बच्चे, वो तो छोटे बच्चे जब आपस में खेल रहे होते हैं तो वो खुद ही से गुड्डे गुड़ियों का खेल होता है, उनकी शादियां करा देते हैं, फिर उनकी शादी कराते कराते इमोशनल होके साथ खड़ी बच्ची को कहता है हाँ भाई फिर क्या प्लान है। वो 3 साल की बच्ची, 3 साल का बच्चा, वो फिर कहते हैं चलो जाए इनकी शादी हो गई, चलो हम भी शादी कर लेते हैं। तो ये बच्चों के हंसी मजाक और ये जो है ना, इसलिए बलूगत का जिक्र है, सन बलूगत। तो इस्लाम बालिग होने की बात करता है, उसके बाद बंदा कॉन्ट्रेक्चुअली मैच्योर होता है, जबकि जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है, वो एक टाइम डिफाइन कर देता है कि 18 साल। लेकिन ये जहन में रहे कि माइनर को प्रोटेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अवेलेबल है। पता लगे कि आप सारे जुर्म करते फिर रहे हो, हीरोइन की खरीदो फरोख्त शुरू कर देंगे, सर ने कहा था कि माइनर के ऊपर कोई वो नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर माइनर एग्रीमेंट नहीं करेगा, और अगर करेगा तो नुकसान बड़े को होगा, माइनर को नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये मैंने जो एग्जांपल दी थी कि जी आपने वो कर दिया, तो मैं आपको समझा रहा था कि माइनर की चीज़ों का जिम्मेदार कौन है। तो सोशल दुनिया में भी माइनर की हरकतों का कौन जिम्मेदार है? उसके बड़े। तो छोटे बच्चों को तो मान लिया जाता है कि शरारती होते हैं, लेकिन अगर बड़े भी शरारती हुए, ठीक है, या बड़ों ने उस बच्चे को शरारत से नहीं रोका, ऐसा थोड़ी होगा कि वो जिसकी गाड़ी का शीशा टूटा है वो आए वालिद के पास, तो वालिद कहते हैं कितना क्यूट सा बच्चा है, कितनी प्यारी सी शरारत की है इसने, हाँ, तो वो कहेंगे भाई ये शरारत आपके घर की गाड़ी पे क्यों नहीं करता, ये बाहर मोहल्ले वालों की गाड़ी पे शरारत क्यों करता है। तो हो सकता है घर की भी 2-3 गाड़ियाँ तोड़ी हुई हों बच्चे ने। लेकिन कहने का मतलब है कि जो बड़े और बच्चे मिलके जब मौजूद होंगे तो कौन फंसेगा? बड़े फंसेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अनुसार एग्रीमेंट विद माइनर इज वॉइड, इट इज नेसेसरी दैट माइनर मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर अगर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, माइनर कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं अगर वो माइनर है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं है। तो अगर आप यहाँ माइनर के बजाय पर्सन लिख दें तो जुमला और ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग। अब अगेन ये रूल्स हैं, ये डेफिनेशन नहीं है, इसके अल्फाज हम आगे पीछे कर सकते हैं अब अगर हमारा ज़्यादा बेहतर मतलब बन रहा हो। तो ये नेसेसरी है कि पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते वक्त आपका कॉम्पिटेंट होना शर्त है। भाई एक बच्चा था 7 साल का था, आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया, उस वक्त उसे समझ नहीं थी, आज वो 22 साल का हो चुका है और वो आके कहता है कि हाँ भाई मैं वो अपने बचपन के किए हुए कॉन्ट्रैक्ट को रेटिफाई करता हूँ। रेटिफाई का मतलब होता है तस्दीक करता हूँ। तो अगर वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट की तस्दीक करे तो भी वो नहीं कर सकता, क्योंकि रूल ये है कि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट पर्सन मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो एग्रीमेंट विद अ माइनर कैन नॉट बी रेटिफाइड सब्सिक्वेंटली, बाद में उसे रेटिफाई नहीं कर सकते आफ्टर ही अटेन्स मेजॉरिटी। जब वो मेजॉरिटी हासिल कर ले तो हम बाद में उसको ठीक नहीं कर सकते। रेटिफिकेशन किसे कहते हैं? अप्रूविंग और एक्सेप्टिंग समथिंग विच हैज हैपेंड ऑलरेडी। रेटिफिकेशन कहते हैं एक ऐसी चीज को जो पहले हो चुका है उसको ओके करना। तो माइनर जिस टाइम पे छोटा था उसने एक एग्रीमेंट किया,
और जब बड़ा हुआ तो उसने उसे रेटिफाई कर तस्दीक कर दी, तो लॉ कहता है ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट आप कंपिटेंट होने चाहिए। डन। माइनर कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, माइनर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट के ऊपर भी हमने बात करनी है, तो इस वाले जुमले को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। इस पे सी एफ लिखते हैं, C/F। इंट्रो टू अकाउंटिंग पढ़ी होगी आप लोगों ने, C/F क्या होता है? कैरी फॉरवर्ड। तो हम इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। इफ अ माइनर एंटर इनटू एग्रीमेंट जॉइंटली विद अ मेजर पर्सन, देन सच एग्रीमेंट कैन बी एनफोर्स अगेंस्ट द मेजर पर्सन हु हैज जॉइंटली प्रॉमिस। माइनर ने किसी मेजर के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके अगेंस्ट एनफोर्स हो सकता है? मेजर के अगेंस्ट, क्योंकि माइनर तो बच्चा है, मासूम है, उसका क्या कसूर। इफ माइनर रिप्रेजेंट फ्रॉडुलेंटली और अदरवाइज दैट ही इज ऑफ एज ऑफ मैच्योरिटी, अगर माइनर धोखा देता है किसी को कि मैं तो बड़ा हूं, एंड इंड्यूसेस अनदर टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद हिम, और दूसरे को कन्विंस करता है, दूसरे को ये यकीन दिला देता है कि मैं बच्चा नहीं हूं, मैं बड़ा हूं, और उसको कॉन्ट्रैक्ट करने पर आमादा कर लेता है, इवन देन ही विल नॉट बी लायबल। इवन देन वो लायबल नहीं होगा। किताब ज्यादा ही जज्बाती होगी, उसने कहा रूल ऑफ एस्टॉपल अप्लाई नहीं करता माइनर पे। ये क्या केस निकल लिए। मैं फिर नीचे नोट देता फिर रहा हूँ, ट्यूटर नोट, कि वी वुड बी डिस्कसिंग एस्टॉपल इन लेटर चैप्टर। तो ये जो आखिरी वाली लाइन है ना, इसको भी कैरी फॉरवर्ड हम कर देंगे, क्योंकि अचानक से किताब जज्बाती होकर चैप्टर नंबर 13 में एक रूल समझाना है इन्होंने, वो अभी उसका जिक्र कर दिया। तो माइनर के टॉपिक में हमने 2 लाइंस नहीं पढ़ी, एक ये इंसॉल्वेंट डिक्लेयर नहीं हो सकता, तीसरी वाली लाइन, और एक ये आखिरी वाला रूल ऑफ एस्टॉपल डज नॉट अप्लाई। तो माइनर और माइनर से रिलेटेड बातें समझ आई सबको? कोई परेशानी घबराहट तो नहीं? 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, या 3 फीचर्स हो तो आप कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कौन से 3? मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर। अच्छा नहीं, ठीक है। मेजर, साउंड माइंड, और डिस्क्वालीफाई ना हुआ हो। तो माइनर समझ आ गया, माइनर और मेजर। जो माइनर नहीं होगा वो क्या होगा? मेजर होगा। दूसरा हमने क्या कहा? साउंड माइंड। तो अगला मामला है साउंड किसे कहते हैं, अनसाउंड किसे कहते हैं। साउंड, हु इज अ साउंड माइंड? अ पर्सन इज सेड टू बी ऑफ साउंड माइंड, एक बंदे को साउंड माइंड कहेंगे फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट इफ एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जब जिस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ही इज कैपेबल टू अंडरस्टैंड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो जहनी तौर पे इस काबिल हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट को समझ सके, टू फॉर्म अ रैशनल जजमेंट, ताकि वो एक रैशनल अकलमंदाना जजमेंट दे सके एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। 3 निशानियां, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, इस काबिल हो के कॉन्ट्रैक्ट समझ सके, और ये जान सके कि इस कॉन्ट्रैक्ट से उसकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके लिए ये अच्छा है या बुरा है। तो जब भी एक शख्स कॉन्ट्रैक्ट करते समय इतने होशो हवास में हो कि उसे समझ आ रहा है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे लिए क्या है और मेरे लिए क्या नहीं है, तो उसको हम कहेंगे वो साउंड माइंड है। इंपॉर्टेंट चीज़ है एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट, जिस वक्त वो कर रहा है उस वक्त उसका साउंड माइंड होना ज़रूरी है। बात समझ आई? तो साउंड माइंड वो शख्स है जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त इस काबिल है कि कॉन्ट्रैक्ट भी समझ सकता है और कॉन्ट्रैक्ट में अपना कोई अच्छा बुरा भी समझ सकता है। 3 एग्जांपल्स टिपिकली अनसाउंड माइंड की दी जाती हैं, 3 कैटेगरीज नॉर्मली बताई जाती हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल से आईकेएफ की किताब नहीं डिस्कस करती, पुराने ज़माने में करते थे, तो मैं एहतियातन आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। स्पेसिफिक पर्सन, इडियट्स, ल्यूनेटिक्स और डिलीरियस फ्रॉम फीवर और ड्रंकन पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन या इडियट किसे कहते हैं? बाय लॉ वो जो पैदाइशी तौर पे जहनी माजूर होते हैं उनको हम कहते हैं स्पेसिफिक पर्सन, स्पेशल चाइल्ड, इस तरह से आपने सुना होगा। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बाय बर्थ डेफिशिएंट हैं, जो बाय बर्थ बेचारे जहनी तौर पे ठीक नहीं है, तो इन लोगों के बारे में लॉ जो वर्ड इस्तेमाल करता है स्पेसिफिक पर्सन, और अनफॉर्चुनेटली जो वर्ड इस्तेमाल होता है वो इडियट। तो जो बाय बर्थ जहनी तौर पे ठीक नहीं है वो हमेशा अनसाउंड होता है, क्योंकि हमने क्या कहा, साउंड माइंड वो होगा जो एट द टाइम जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो वो इस काबिल हो के वो समझ सके। ये बेचारा कभी भी इस काबिल नहीं होता कि वो सारी चीज़ों को समझ सके। फिर सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं, ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक कहते हैं ऐसा शख्स जिसको अचानक पागलपन के दौरे पड़ते हो।
ये बंदा होशो हवास में भी होता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर इसको पागलपन के दौरे पड़े रहते हैं। तो कुछ ऐसे पागल होते हैं जो अचानक से बैठ के इतनी मैच्योर बातें करना शुरू कर देते हैं कि अकल वाले हैरान रह जाते हैं, कहनू क्यों है, और थोड़ी देर बाद अचानक से पागल हो जाता है। तो कानून ने इतनी भी गुंजाइश रखी, क्योंकि उन्होंने कहा था एट द टाइम व्हेन ही मेक्स इट। तो कहते हैं ये ल्यूनेटिक जिस वक्त साउंड माइंड की हालत में वो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस वक्त उस हालत में है कि वो समझ सक रहा है चीज़ों को, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन जिस वक्त ये पागलपन की हालत में, उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। करके अगर पागल हो जाए तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बाद में शायद वॉइड हो जाए। तो इस वक्त हम देखें ना, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा भी या नहीं बनेगा, इसके साथ तो बन ही नहीं सकता, हमेशा से ही वॉइड है। वो जिस वक्त सही हालत में है ज़हनी, वो उस टाइम पे कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, और जिस वक्त सही हालत में नहीं है उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ये बात समझ आई। फिर तीसरी कैटेगरी आती है डिलीरियस फ्रॉम फीवर। कुछ लोग बीमारी की शिद्दत में ऑल फॉल बातें करना शुरू कर देते हैं, इतने बीमार होते हैं उन्हें समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या चल रहा है, जहन काम ही नहीं कर रहा होता। तो इनको लॉ कहता है डिलीरियस फ्रॉम फीवर, जिनको शिद्दत की बीमारी है। और ड्रंकन पर्सन, या उन्होंने बहुत सारी लस्सी पी रखी हो। अब ज़ाहिर है मासूम अजान है, 18 साल के, अभी आप प्रैक्टिकल दुनिया में आए हैं, और मैं आते साथ ही आपको गलत गलत चीज़ों की एग्जांपल देना शुरू कर दूं, तो यूँ समझें कि उन्होंने बहुत ज़्यादा लस्सी पी रखी हो। तो ड्रंकन का मतलब जिसने बहुत पी रखी हो, और क्या पी रखी हो, लस्सी। लेकिन हम इस मशरक़ी माशरे में बैठ के हम ऐसी ही बातें करेंगे ना, वो देखें वो 2 लस्सी के जाम उठा के नाच रहा है तस्वीर के अंदर भी, है ना। तो ये कौन शख्स होता है, ये वो शख्स होता है जो नॉर्मली ठीक होता है, कभी कभी लस्सी चढ़ा जाता है। तो यानी ये शख्स ज़्यादातर सही हालत में होता है, कभी कभी ड्रंकन या कभी कभी बीमार है। ये बंदा ज़्यादातर ख़राब हालत में, कभी कभी ठीक है, और ये बंदा हमेशा ख़राब है। और एक चौथा बंदा जो हमेशा ठीक है, वो साउंड है। तो साउंड वो है जो परफेक्टली साउंड का मतलब है जो हमेशा ठीक है, वो वाला परफेक्टली अनसाउंड है। ये दरमियान की 2 कैटेगरीज हैं, ज़्यादा सारा अनसाउंड, थोड़ा थोड़ा सा साउंड, ज़्यादा सारा साउंड, थोड़ा थोड़ा सा अनसाउंड। क्या चीज़ जी, गुस्से को क्या लुनेटिक से कंपेयर करेंगे? नहीं, लुनेटिक बेसिकली बीमार है, यानी कि ये वो शख्स है जिसको एक्चुअल में दौरे पड़ रहे हैं, बाकायदा जिस पे पागलपन के फेज आ रहे हैं। गुस्से को हम कह सकते हैं कि गुस्सा एक बहुत बुरी बीमारी है, और उस बीमारी की शिद्दत में अगर बंदा गलत फैसले करे तो हम उसको डिलीरियस फ्रॉम फीवर में एक अच्छा वकील लाखों रुपए लेने वाला वो अदालत में शायद साबित कर दे कि इस गुस्से को बीमारी कहेंगे, और बीमारी वाली कैफियत में उसने अगर कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसको गलत कर दे, तो वकील इसे साबित कर सकता है। बहरहाल डिलीरियस फ्रॉम फीवर का मतलब है कि ऐसी बीमारी हो जिसकी शिद्दत इतनी बढ़ जाए कि दिमाग को चढ़ जाए, और बंदा अजीब अजीब सी बहकी बहकी सी बातें करना शुरू करता है। डन। अब लॉ के 2 कॉमन रूल्स क्या हैं? लॉ के 2 कॉमन रूल्स हैं। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड एंड ओकेजनली ऑफ, ये किस बंदे का जिक्र हो रहा है? ल्यूनेटिक का, ज्यादातर पागल है, कभी कभी ठीक है। मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, जब वो थोड़े से इंटरवल के साउंड हुआ है तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अब ऑपोजिट रूल, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, ज्यादातर ठीक होता है, कभी कभार खराब हो जाता है। ये किसी एग्जांपल है? ड्रंकन पर्सन की या डिलीरियस फ्रॉम फीवर की। मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ, जब वो अनसाउंड है तो उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेगा। तो क्या ये दोनों रूल्स आपको समझ आ रहे हैं? पक्का। एक फिनोमेना है जो अब किताब में डिस्कस नहीं होता, लेकिन उसमें हम बात करते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ की। अदालत में जब भी मुद्दा जाता है ना, जब भी कोई बात जाती है, अब देखें नहीं मशकूक बात है, बंदा पागल था या नहीं था, ये पागल था या नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट भी उसका तो सबको पता है वो पागल है। तो जो बंदा इस या इस फेज में हो वो मशकूक सिचुएशन है। अब अदालत में जब बात जाएगी तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है कि साबित करने का वजन किसके ऊपर होगा। तो हम कहेंगे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ और एक बच्चा अदालत में जाके केस कर देता है कि आबदी साहब मुझे घूंसा मार के गए हैं।
अब ऐसे में अगर मैं क्लास पढ़ाने वाला एक इंसान हूं तो ये गुमान नॉर्मली किया जाएगा कि मैं घूसे शूसे नहीं मारता हूँगा। और अगर बहुत सारे लोगों ने गवाही भी नहीं दी, एक बंदे ने अचानक से खुद ही से जाके इल्जाम लगा दिया जी आब्दी साहब मुझे घूसा मार के चले गए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जब मैं और वो अदालत में होंगे तो मेरे ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं होगा, क्योंकि अजीब सी बात उसने की है। पहले उसे साबित करना होगा, अगर वो साबित कर दे तो फिर मुझे अपने दिफा में कुछ कहना होगा। अगर वो साबित ही ना कर सके तो एक तरफा फैसला मेरी फेवर में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जैसे इमरान खान ने जब कहा कि जी ये धांधली गड़बड़ और ये पनामा और ये करप्शन वगैरह हुई है, उसने अदालत में केस दायर किया, तो पहले अदालत ने उसी पे चढ़ाई कर दी कि भाई पहले साबित करो। तो नवाज शरीफ को तो बाद में पूछेंगे, पहले तुम साबित करो कि वाकई ही करप्शन हुई या नहीं हुई। तो दो दफा तो केस इस वजह से खारिज हो गया कि वो साबित नहीं कर सका करप्शन हुई है। उसने टीवी की खबर चला दी, अखबार की कटिंग्स अदालत में जमा करा दी, तो उन्होंने कहा मजाक कर रहे हो, अदालत है यहाँ पे, शुगल मुगल सनसनी खेज खबरों पे थोड़ी चलता है, हमें हकाइक ला के दो। तो दूसरी पार्टी को सुने बगैर ही उसके हक में फैसला सुना दिया है, क्योंकि देयर वाज नो प्रूफ के उसमें साबित किया जा सके कि हाँ भाई उस बंदे ने उस टाइम पे करप्शन की है। फिर जब पनामा आया तो प्रूफ्स का एक समंदर था। तो फिर उसके बाद खान साहब की जद्दोजहद में ज़रा और तेज़ी आ गई, थोड़ा सा वो बीच में फंस हो गए, उनकी अपनी गलती भी निकल आई पनामा में, लेकिन बहरहाल वो किसी हद तक सिचुएशन को एक अच्छी साइड पे लेके गए। बर्डन ऑफ प्रूफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर एक बंदा अचानक से कह दे जी वो बंदा करप्ट है, तो उसने तो बाद में डिफेंड करना है, पहले जो इल्ज़ाम लगा रहा है। तो अब यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? ल्यूनेटिक और ल्यूनेटिक बंदे से आप कॉन्ट्रैक्ट करने लगे। अब आपको पता है ज़्यादातर पागलपन की हालत में होता है। आपने उसके भाई से पूछा, उसने कहा शाम 6 से 7 के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कर लो, उस वक्त ही सही होता है। या आपने उसके डॉक्टर से पूछा, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कल को गड़बड़ निकली तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर होगा जिसने मशकूक बात की थी। भाई ल्यूनेटिक के बारे में सब जानते हैं ज़्यादातर पागल है, तो मशकूक बात यह है कि इस वक्त पागल है या मशकूक बात यह है कि इस वक्त सही है? तो वो डॉक्टर या वो भाई जिसने कंफर्म किया उनके ऊपर बर्डन आएगा। अच्छा, वो बंदा वो ज़्यादा से सही रहता है, आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, किसी ने कहा इसने इस टाइम पे पी रखी है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे आएगा? जिसने इल्ज़ाम लगाया। यानी जो मशकूक बात करता है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ आता है। हम आगे चैप्टर 4 में भी देखेंगे कि मशकूक बात करने वाले पे बर्डन ऑफ प्रूफ आएगा। क्या यहाँ तक ये सारी बातें सबको समझ आ रही हैं? कोई घबराहट, कोई परेशानी तो नहीं? तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने समझा कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। हमने समझा 5 एसेंशियल्स होते हैं ऑफर एक्सेप्टेंस के बाद भी, और हमने उनमें से कंपिटेंस ऑफ पार्टी पकड़ा और उसके पहले 2 चीज़ें पढ़ डाली। तो हमने जो नहीं पढ़ा वो क्या है? कौन से बंदे डिस्क्वालीफाइड हैं फ्रॉम लॉ। जैसे ये पढ़ेंगे ये वाला यूनिट खत्म हो जाएगा, फिर हम ऑब्जेक्ट कब लॉफुल होता है उसकी 4-5 शर्तें देखेंगे इंशाल्लाह, और फिर कंसिडरेशन पे बात करेंगे। अब सारी बातें आज करेंगे तो फिर ट्यूसडे को क्या करेंगे? तो आज हमारा 2 सेशन में से पहले सेशन का टारगेट पूरा हो गया। यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, और ब्रेक के बाद हमारा वो टारगेट है कि पेपर को किस तरह से सॉल्व करना है, पेपर में सवाल किस तरह से आते हैं। तो हम लोगों ने एक अच्छी गुफ्तगू करनी है अच्छे टाइम की, कि हम ज़रा समझें कि पेपर क्या है, पेपर में सवाल किस तरह के हैं, हमने सवालों को सॉल्व किस तरह से करना है। डन? तो इंशाल्लाह ताला फिर ब्रेक के बाद मिलते हैं। सामने घड़ी पे क्या टाइम हुआ है? ये घड़ी आगे चल रही है, वाह। चलें 3:15, लेकिन 3:15 शार्प पे इकट्ठे होते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डिफरेंट सवाल कैसे सॉल्व करने हैं। मैं भी जाके देख लूँ, अगर उसकी स्लाइड्स वगैरह मैं अपने सिस्टम से लाऊं तो हम उस पर काम कर लें, नहीं तो मेरी वो स्लाइड्स जिस पे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन है वो पड़ी हुई आपके पास, चलें वो देख लीजिएगा, है आपके पास डेटाबेस में, बस ठीक है, फिर वो इसमें डाल दीजिएगा। और फिर ब्रेक के बाद उसको देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि आई कैप पड़ेगी। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? मेरी राइटिंग हमेशा बड़ी मोटिवेटिंग होती है उन तमाम लोगों के लिए जिनको लगता है कि गंदी राइटिंग वाले सीए नहीं कर सकते। ठीक है जी, पेपर क्या है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, सबसे पहले ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि हमारा ये जो पेपर है ये होता है ई मार्किंग से मार्क। ई मार्किंग ये हमारा रिवायती मार्किंग सिस्टम नहीं है जो एफएससी बोर्ड वगैरह में अभी तक चलता आ रहा है, कि आपने जनाब कागज़ के कागज़ भरे, सफ़े के सफ़े भरते गए
और वो बोर्ड के दफातर वालों ने जो है वो उसको दे दिया अपने किसी स्टूडेंट को, अपने कुछ कोलीग्स को, उन्होंने जनाब ऐसे करके गिट्ठे नापे और जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा लिखा हुआ है, अच्छा नहीं या है ये बात की डिबेट है, उसने देखा कि अगर किसी ने कायद आज़म के 14 नुकात की जगह 21 नुकात डाल दिए तो वो कहेंगे ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसने ज़्यादा लिखा है। तो वो रिवायती सिस्टम आपका उस तरह से था। आईकेएप भी पुराने ज़माने में मार्किंग करता था तो वो फिजिकल पेपर्स पे मार्किंग करता था। अब चक्कर ये है कि आईकेएप का जो एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट है वो कराची है, आईकेएप का जो हेड ऑफिस है वो कराची है। आईकेएप के 2 जोन्स हैं, लेकिन जो मेन आईकेएप है और जो समझे हेड ऑफिस है वो कराची डील कर रहा है। तो एग्जामिनेशन का एक पूरा लंबा चौड़ा सा डिपार्टमेंट है, वहाँ पे बड़े कंपिटेंट सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मौजूद हैं। अक्सर ऐसे लोग जिन्होंने कोई टीचिंग में 15-15 साल लगाए हुए हैं, अक्सर ऐसे लोग जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, अक्सर ऐसे लोग जो एजुकेशनिस्ट हैं, इस तरह के लोग उन्होंने हायर किए हुए हैं अपने एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट के अंदर। उन लोगों का काम ये होता है कि वो बच्चों के जो पेपर्स हैं उनको चेक करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदा आएगा और उसके पास पूरा पेपर आएगा और वो सारे के सारे पेपर को मार्क करेगा। नॉर्मली 4-5 एग्जामिनर्स या 3-4 एग्जामिनर्स डिवाइड कर लेते हैं टास्क को, बैठ जाते हैं और सवालों पे स्पेशलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 7 कर रहा होगा एक बंदा चेक, सवाल नंबर फलाना 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 कर रहा होगा अलग बंदा चेक। तो पुराने ज़माने में जब ये चेकिंग करते थे तो उन्हें बड़ी मुश्किल होती थी कि एक ही पेपर 3-4 लोगों के हाथ से गुजरना होता है और बच्चों ने भी ऐसी फनकारियाँ की होती हैं, एक सवाल कहाँ है, दूसरा सवाल कहाँ है, वो आपस में उसका कोई लिंक नहीं है। और आईकेएप चाहता था कि वो टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करे। फिर आईकेएप के इम्तिहान होते थे पूरे पाकिस्तान में। अब पूरे पाकिस्तान में इम्तिहान हुए, फिर उन कागज़ों की मूवमेंट, फिर उन सारों को वो करना, फिर उनको संभाल के रखना। तो आईकेएप ने मुतारिफ़ कराया ई मार्किंग। ई मार्किंग इज़ जिसमें आपके पेपर स्कैन होते हैं, हर पेज का एक अलग इमेज बनता है और तमाम पेज की अपनी एक आईडी होती है और वो ट्रांसमिट होती है इलेक्ट्रॉनिकली एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट वालों के पास। फ़र्ज़ करें मैं एक एग्जामिनर हूँ, मेरे सामने अगर एक स्क्रीन है और मैंने आपके पेपर चेक करने हैं, तो अगर मैंने सवाल नंबर 2, 4 और 7 चेक करना है तो मेरे पास लाइन से सारे बच्चों के, मतलब अगर मैं सवाल 2 चेक करने बैठा हूँ तो लाइन से सारे बच्चों के सवाल नंबर 2 आ रहे होंगे। जब मैं बच्चे का पेपर चेक कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता वो कौन सा बच्चा है, उसका रोल नंबर क्या है, मैं बस सिर्फ सवाल नंबर 2 चेक कर ही जा रहा हूँ, मुझे ये भी नहीं पता कि सवाल नंबर 1 में इस बच्चे के नंबर कितने हैं। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? आपके पेपर की स्कैनिंग होती है, स्कैनिंग के बाद उसका एक बार कोड होता है, उसका एक फ्रंट होता है और उस सवाल से उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है। तो अब आपकी जो आंसर शीट होती है, उस आंसर शीट में हमेशा टॉप पे इस तरह से करके 3 खाने बने हुए होते हैं जहां आपने सवाल नंबर बताना होता है और उसके बाद यहां नीचे से आपकी लाइन स्टार्ट हो जाती है। अब ई मार्किंग में कुछ काम की बातें। नंबर 1, चूंकि किसी और कलर की स्कैनिंग अच्छी नहीं होती तो ब्लैक इज द ओनली कलर जो आप आईकेएप में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप पहली दफ़ा आईकेएप का सब्जेक्टिव एग्जाम देने जा रहे हैं तो यू मस्ट नो कि ब्लैक इज द ओनली ऑफिशियल कलर, जो कि मैंने ब्लू कलर से लिख दिया तो ये काम नहीं करना। अभी से एक काले बॉल पेन से दोस्ती कर लें, पेपर में जाके अचानक काले बॉल पेन से लिखेंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा। ये मेरे ख्याल में आवाज़ में वेरिएशन है, ज़रा इसको साइड पे कर देते हैं ताकि जोश कहीं रुक ना जाए। शुक्रिया। तो ब्लू बॉल पेन से दोस्ती ख़त्म कर लें, अभी से ही आप आगे से ब्लैक बॉल पेन ख़रीदना शुरू कर दें। आपने हमेशा ब्लैक से लिखना है। ये इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे फोटोकॉपियर का कोई ब्लैक बॉल पेन्स का उसने कोई कंटेनर मंगवाया है, इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको आदत ब्लू से लिखने की हो ना और पेपर में अचानक से ब्लैक से लिखें तो गंदा गंदा सा लग रहा होता है। तो अब आपका मार्कर हो, आपका कोई भी बॉल पॉइंट हो, कोई भी आप जो है वो पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं, वो सिर्फ ब्लैक कलर का होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, पॉइंटर 2 तरह के होते हैं, एक पॉइंटर होता है जेल पेन और एक पॉइंटर होता है बारीक निब वाला पॉइंटर। बॉल पॉइंट का आपको पता है, पॉइंटर होता है ज़रा थोड़ा सा जिसकी इंक हल्की सी फैलती है। तो ये जो आपका बारीक निब वाला पॉइंटर ये अलाउड है, लेकिन जो जेल पेन है ना, जब आप लिख रहे हो तो वो फैल जाती है, वो स्कैनिंग में बेड़ा गर्क कर देती है और ख़ासतौर पर उसकी वजह से जो पिछला सफ़ा उसका इमेज तो बिल्कुल फारिग हो जाता है। तो बॉल पॉइंट हमेशा अलाउड है, पॉइंटर बारीक अलाउड है, लेकिन रिकमेंडेड है कि आप मत जाएं उस तरफ, बॉल पॉइंट से लिखें ताकि ज़रा सा भी रिस्क ना रहे। जेल पेन अलाउड नहीं है। मार्कर मकरू है, मकरू समझते हैं, हराम नहीं होता। अगर कराहत आए उससे तो मत खाएं, अगर कराहत ना आए तो खा लें। तो
पसंद नहीं है आई कैप को, मना भी नहीं किया, पसंद भी नहीं है। वो कहते हैं बच्चे क्या करते हैं, खामखा मार्कर से हेडिंग्स लिख लिख के अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। तो ब्लैक मार्कर, अगर बहुत शदीद आदत बनी हुई है मार्कर यूज करने की, तो भी एक ही कलर का मार्कर यूज कर सकते हैं, ब्लैक। कोशिश करें बारीक नेबो, बहुत कोशिश करें कि मार्कर को इस्तेमाल ही ना करें। पसंद नहीं है उन्हें, लेकिन उन्होंने मना भी नहीं किया हुआ, एक्सप्रेसली मना नहीं किया हुआ, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद लें जी, एक और तजर्बा इंतजामिया करना चाहती है। जी, आवाज़ क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। तो आपने ब्लैक बॉल पेन लाजमी यूज़ करें। पॉइंटर अगर यूज़ करने की आदत है तो कोशिश करें जितनी बारीक निब हो सकती है उतना अच्छा है। मार्कर की तरफ ना जाएं, बेहतर है। उन्हें पसंद नहीं है तो खामखा क्यों ऐसी बात करें। मना नहीं किया हुआ उन्होंने कि बच्चों की आदत बनी होती है। आई कैप ये मानता है कि बच्चा टू द पॉइंट बात लिखे। अगर आपने एक टू द पॉइंट बात लिख दी है, जो उन्होंने पूछा आपने बता दिया है, तो यहाँ आपको बहुत लंबी चौड़ी वजाहत देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पेजेस के पेजेस भरने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली बात ब्लैक कलर इस्तेमाल करना है। दूसरी बात, चूंकि आपका हर सवाल एक अलग आइडेंटिटी है, इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग हर सवाल का हर पार्ट एक अलग आइडेंटिटी है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 2 की और उसके 3 पार्ट हैं, 2A, 2B और 2C, तो तीनों के तीनों पार्ट अलग अलग सफ़े पे करने हैं। हर नया सवाल नए पेज पे शुरू होगा और जहां आप बताएंगे कि वो 2A है या 2A का आगे से पार्ट 1 है या इस तरह से करके, और 2 लाइनें लिखी, सवाल खत्म हो गया। अब आपका दिल जल रहा है कि ये नीचे खाली लाइनें पड़ी हुई हैं। पैसे मत बचाने की कोशिश करें आई कैप की, आप अगले सफ़े पर अगला सवाल करें। 29 शीटें होंगी पेपर में, 32 सफ़े होते हैं जिनमें से 3 सफ़े काबिल इस्तेमाल नहीं होते। 29 सफ़ों पे लिख सकते हैं। 29 सफ़े बारीक लाइनों के होते हैं, सफिशेंट होते हैं कि आपका बी लॉ टाइप का एग्जाम तो बड़े आराम से हो जाता है। छोटे छोटे 3, 4, 5 नंबर के सवाल होते हैं, तो कोई सवाल भी सफ़े से ऊपर जाने की हिम्मत नहीं कर रहा होता। शदीद मजबूरी में अगर एक सवाल एक सफ़े से ज़्यादा पे जाए तो अगले सफ़े पे दोबारा से आपने कैप्शन में उस सवाल नंबर को रिपीट करना है। ये छोटी छोटी सी एहतियातें बच्चे मिस कर देते हैं, उनका सवाल चेक होने से रह जाता है। क्योंकि देखें, जब पेपर स्कैन होगा तो स्कैन होने के बाद ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर ने रिकग्नाइज करना है कौन सा सवाल और कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली करना है। कि इंसान ने आपके जो वो बने हुए हैं थंबनेल्स बने हुए हैं, थंबनेल्स के टॉप पे जो सवाल लिखा नजर आ रहा होगा उसके हिसाब से उसको एलोकेट कर देगा। ये बच्चे का 2A सवाल है, ये बच्चे का 4 सवाल है, ये बच्चे का फलाना सवाल है। तो अगर आपने कैप्शन में नहीं लिखा सवाल नंबर तो वो एलोकेट होने से रह जाएगा। और कोई पता नहीं क्वेश्चन नंबर 7 वाले एग्जामिनर के सामने आपका एक सफ़ा जाए जिस पे कुछ ना लिखा हो और वो सोचे पता नहीं क्या बच्चे ने लिखा हुआ है, क्योंकि वो सवाल 2 तो चेक ही नहीं कर रहा। बात समझ रहे हैं? तो हर सफ़े के टॉप पे सवाल लिखने की गुंजाइश है। तो फिर आपने जैसे रिवायती तौर पे लेफ्ट पे लिखते थे वो नहीं लिखना। आपको मार्जिन डालने की ज़रूरत नहीं, आपको लाइनें लगाने की ज़रूरत नहीं, सारा काम शीट पे हुआ हुआ है। आपने सारे रिवायती फूल बूटे, मार्कर, रंगबाजियाँ, इसको इग्नोर करना है। टू द पॉइंट बात लिखनी है। हेडिंग लिखनी है, बॉल पॉइंट से लिखा, नीचे अंडरलाइन कर दिया। बहुत जोर देना हेडिंग पे, 2 दफ़ा अंडरलाइन कर दिया। आप बुलेट्स यूज़ कर सकते हैं, आप एरोज यूज़ कर सकते हैं। बस को बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एहतियात करनी है। फिर हर सफ़े के नीचे बारकोड भी होगा और पेपर में जगह जगह बारकोड लगा हुआ होगा। ये हर सफ़े की आइडेंटिफिकेशन है। कुछ केसेस में कम जगह पे होता है और कुछ केसेस में ज़्यादा जगह पे होता है। इस बार कोड के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। आई कि आपने जब पहली दफ़ा गाइडेंस दी तो उन्होंने कहा इस बार कोड को आपने नहीं इस पे लाइन लगानी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन बच्चा बार कोड्स पर लाइन लगाता होगा। लेकिन समटाइम आप क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं, सोच रहे हैं और दिमाग चल रहा है और साथ ना एम बस बैठे हुए हैं, तो एक जगह सी नज़र आती है, एक डब्बा सा है जो पूरा नहीं होता, तो एम ना बंदा उसे भरना शुरू कर देता है कि ज़रा वो थोड़ा सा पूरा हो जाए। वो नहीं होता, बेख्याली में बंदा जो है ना, तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी। बाकायदा उन्होंने वार्निंग दिया होगा, डोंट राइट बिलो दिस लाइन, डोंट राइट टू दिस। आपने उन सारी इंस्ट्रक्शन का एहतराम करना है। जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपको मिलेगा 15 मिनट का रीडिंग टाइम। 15 मिनट का रीडिंग टाइम, ये बड़ी यूनिक सी बात है। इसका मतलब ये है कि जब आप पेपर में बैठे होंगे तो आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, लेकिन आंसर शीट नहीं आएगी। 15 मिनट तक आप क्वेश्चन पेपर को देख देख के मायूस होते रहेंगे कि अब करना क्या है मैंने। तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है। आई कैप तो एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बॉडी है, ये नहीं चाहते कि आप 3 घंटे में ही उसी वक्त पढ़ें, समझें, टकरे मारें। ये आपको 15 मिनट का इजाफी असेसमेंट, प्लानिंग और रीडिंग टाइम देते हैं। तो
उसके बाद 15 मिनट के बाद आपको जो है वो आंसर शीट मिल जाती है, फिर आप आंसर शीट पे लिखना शुरू कर देते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन 3 ही किया जाए और उसके बाद क्वेश्चन 4 ही किया जाए। तरतीब में चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सवाल आपको अच्छा आता है पहले करें, जो अच्छा नहीं आता वो बाद में करें, क्योंकि हर सवाल सफ़े का अलग स्कैन होना इमेज। अगेन एक और चीज़ जो मकरू है, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए किया, पार्ट बी आपको नहीं आता, आपने क्वेश्चन 3 शुरू कर दिया, चलते 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 आप आगे गए, फिर आप क्वेश्चन 2 का पार्ट बी लिख दिया आगे। अलाउड है लेकिन मकरू है। मकरू से मुराद है कि बहुत ज़्यादा गुमान है कि हो सकता है आपका वो पार्ट स्किप ना हो जाए, मिस ना हो जाए एग्जामिनर से। तो अगर आपको एक सवाल का पार्ट ए आता है और पार्ट बी नहीं आता, पार्ट ए लिख दें, पार्ट बी का ऊपर हेडिंग दें और सफ़ा खाली छोड़ दें और अगले सफ़े पे चले जाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर पूरे पेपर को देख के माइंड करे कि ये बच्चे ने जगह जगह सफ़े क्यों खाली छोड़े हुए हैं, क्योंकि किसी एक एग्जामिनर को पूरी शक्ल नहीं मिलनी। हर सवाल का अपना एक इमेज है। वो सवाल का पार्ट बी आपने एंड पे नहीं किया या इधर खाली छोड़ दिया, बात बराबर ही है। तो बेहतर है खाली छोड़ दें, ताकि पेपर करते हुए किसी भी टाइम पे आप अपने पेपर को देखें तो आपको अंदाजा हो कि 2 सफ़े खाली हैं, मेरे 2 सवाल रहते हैं, कहीं एंड पे पेपर में स्किप ना हो जाए। उस वक्त प्रेशर ज़्यादा होता है तो बंदे से सवाल स्किप हो जाता है। बातें समझ आ रही हैं? अपना CRN कैसे लिखना है, वो सारा काम जिस तरह से आप FSC वगैरह में नहीं वो गोलों को रंग भर देते थे और वो उस तरह से करके, तकरीबन वही पैटर्न है। ICAP की वेबसाइट पे एक वीडियो अवेलेबल है, आप गूगल पे सर्च करेंगे ई मार्किंग की गाइडेंस वीडियो, तो वो आपको मिल जाएगी। बल्कि मैं एक दफ़ा टीम मेंबर मौजूद नहीं तो मैं उनसे कहूँगा कि अगर वो वीडियो कहीं से अवेलेबल करके आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी जाए, ताकि आप एक दफ़ा कम से कम उसको देख लें। उसमें उन्होंने बताया कि आपने इसको फिल कैसे करना है, आपने नाम किस तरह से लिखना है, आपने कहाँ लिखना है, कहाँ नहीं लिखना, कौन से पेज पे। जो शुरू के 15 मिनट है, चूँकि वो रीडिंग टाइम है और आप पहली दफ़ा ICAP का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपने जो आंसर शीट जब आपको मिलेगी तो उसको आपने, मतलब उस वक्त आपके पास कम टाइम होगा, आपको होगा मैं जल्दी से करूं, उस वक्त कुछ 2-3-4 मिनट लगा के ना उसकी इंस्ट्रक्शन मोटी मोटी ज़रूर पढ़ लेनी है। कैसा ना हो कि आपको काम की बात मिस कर दें और फिर बाद में प्रॉब्लम हो। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब MCQ का क्या करें? MCQ का नॉर्मली होता है सवाल नंबर 1 और उसके होते हैं 15 पार्ट, 14 पार्ट, 13 पार्ट, डिपेंड करता है MCQ की क्या नंबरिंग है। उनको अलग अलग पेज पे नहीं करना। इसी तरह से अगर फर्ज करें आपको 2 पार्ट इकट्ठे करने पड़ गए, पार्ट ए कह रहा है ये क्या होता है, पार्ट बी कहता है बताओ इसमें किस तरह से होगा। बीलो में ऐसा बड़ा कम होता है, नॉर्मली पार्ट ए और बी का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता। बीलो का आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको तमाम सवाल के जितने पार्ट्स होते हैं मिला के कोई 23, 24, 25 पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे से। तो नॉर्मली हर पार्ट एक अलग सवाल होता है, लेकिन अगर फर्ज करें 2 पार्ट ऐसे हो जो इकट्ठे एक टेबल बना के आंसर करना और आप मजबूर हैं, तो फिर आपने क्या करना है, पेज के टॉप पे आपने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 7, आगे ए भी नहीं लिखा। जहां वेरी फर्स्ट लाइन है आपके जो आंसर शीट शुरू हो रही है, यहां ब्रैकेट लग के लिख दिया पार्ट ए एंड बी, और फिर एक लाइन का गैप देके नीचे से लिखना शुरू कर दिया, ताकि वो जो कैप्शन ले रहा है उसको समझ आ जाए कि सवाल 7 का ए बी इकट्ठा हुआ है। कोशिश करें कि ऐसा ना करें, अलग अलग ही करें तो बहुत अच्छी बात है। शदीद मजबूरी में इकट्ठा करना पड़ जाए तो फिर आप इस तरह से हिंट दे दें कि मैंने ये काम इस तरह से किया है। जी, अब अगर एक सफ़ा चलते चलते आपका सवाल ख़त्म नहीं हुआ और आप अगले सफ़े पे गए, तो अगले सफ़े पे दोबारा से आपने वही हरकत करनी है जो पहले सफ़े पे की थी, उसी तरह से 7 और उसी तरह से पार्ट ए एंड बी, ताकि स्कैन करने वाले को कंटिन्यूटी पता हो कि ये 2 सफ़े ऐसे हैं जो इस वाले सवाल के इस पार्ट में जाएंगे। बात समझ आई? छोटी छोटी सी एहतियातें हैं, क्योंकि खामखा आपका पेपर नंबर कट जाए। चूँकि अगर आपका पेपर रह जाए, भले 2 नंबर से रह जाए, आप अपना पेपर दोबारा नहीं देख सकते। बोर्ड के दफ्तर में आप जाके पैसे दे के अपने पेपर को खुद अपनी आंखों से चेक हुआ हुआ देख सकते हैं। ICAP आपको नहीं दिखाएगा। ICAP को अगर आप रिव्यू या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो वो आपके मार्क्स को टोटल दोबारा से करेगा और आपको बताएगा कि हाँ भाई हमने दोबारा टोटल करके देखा, अल्हम्दुलिल्लाह हमने पहले भी गलती नहीं की थी, अभी भी गलती नहीं है, क्योंकि अब सारा काम कंप्यूटर कर रहे हैं। उन्होंने एक सवाल मार्क करना है, बच्चे के नंबर 1 2 करके एंटर कर देना है, पीछे सारी कैलकुलेशन सिस्टम ने करनी है। तो ICAP का गिनती और इसके ऊपर कभी एतराज़ नहीं हुआ। बड़ा मजबूत सिस्टम है, ये बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं, मिलियंस ऑफ रुपीज़ खर्चते हैं अपने एग्जामिनेशन के सिस्टम पे, अपने चेकर्स को, अपने एग्जामिनर्स को काफ़ी ज़्यादा पे करते हैं। यानी तकरीबन 5 साल पहले उन्होंने एक दफ़ा एग्जामिनर के लिए जो पोस्ट लगाई थी कि जी हमें बंदा चाहिए, उसको 7.5 लाख रुपए पर मंथ उन्होंने तनख्वाह का कहा था।
आज से 5 साल पहले। तो वो स्पेंड करते हैं अच्छा खासा अपने एग्जामिनेशन पे, उन लोगों को इतना देते हैं कि वो रजे रहें और वो बेईमानी ना करें। तो आई कैप के अंदर आपको बेईमानियाँ, पेपर आउट हो गया, इस तरह के मसले वो नज़र नहीं आते। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? MCQ के साथ क्या करना है? MCQ में आपने सबसे ऊपर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1, और अगर MCQ है 1 से लेके चलते 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 15 तक जा रहे हैं, सारे नंबर तरतीब से लिख देने हैं। ये नहीं करना कि मुझे 1, 3 और 7 ज़्यादा अच्छा आता तो मैं पहले 1 लिखूँ, उसका जवाब लिख दूँ, 3 लिखूँ, उसका जवाब लिखूँ। एग्जामिनर को तकलीफ नहीं देनी कि वो बेचारा कलाबाजियाँ खाता रहे कि इसने पहले कौन सा किया, बाद में कौन सा किया। क्यों? चूँकि नॉर्मली उस टाइम पे MCQ चेक करने के लिए दिमाग कम इस्तेमाल किया जाता है और एक पैटर्न को फॉलो किया जाता है। उनके पास एक शीट होगी जिसमें 1 से लेके 15 तक MCQ के सबके जवाब लिखे होंगे, A, B, C, A, D, A, B, D, B, E, इस तरह से करके। तो एक ख़ास टाइम के बाद उनको रटा लग गया होता है, या कम से कम 5 सेट बना रहे होते हैं, A, B, 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 C, A, B, B, C, ठीक है, आगे फलाना फलाना फलाना। तो वो एक टेंडेंसी है। तो ऐसे में अगर आपने ये तरतीब चेंज की हुई होगी और वो एक फ्लो में आ रहे होंगे तो थोड़ा सा गुमान है गलती हो जाए, ऑल्दो वो प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन आप क्यों उनको गलती करने का मार्जिन दें? जो नहीं आता खाली छोड़ दें। जब खाली ही छोड़ना है तो कुछ लिख दें, ABCD में से कुछ एक लिख दें, 25% प्रोबेबिलिटी है कि आप सही बात कर रहे होंगे। तो आपने हर किसी के आगे लिखना जरूर है। अब लोगों को आदत होती है कि वो MCQ में ऑप्शन लिखते हैं, फिर ऑप्शन का पूरा नाम लिखते हैं कि फलाना ने फलाने को ऐसे करके ऐसे करना। नहीं, आपने अगर जवाब A है तो बस लिख देना है A, जवाब अगर C है तो लिख देना है C। सब्जेक्टिव पेपर में भी और ऑब्जेक्टिव पेपर में भी ना सवाल रिपीट करना है ना ऑप्शन रिपीट करनी है। यानी आपने अगर सवाल नंबर 7A का जवाब देना है तो 7A सवाल लिखने की जरूरत नहीं, उन्हें पता है कि 7A में क्या सवाल था, आपने सिर्फ जवाब लिखना शुरू कर देना है। हाँ, अब हेडिंग अपनी तरफ से देना चाहें तो दे दें कि ठीक है आप उसके अंदर 2-3 चीजें समझा रहे हैं, लेकिन उस सवाल को रिपीट ना करें। लोगों की आदत होती है वो पूरा सवाल एक दफा हेडर में लिखते हैं और फिर नीचे सोल्यूशन लिखते हैं, तो आपने उस सवाल को रिपीट नहीं करना। रहेगा ज़हन में ये आपने यहाँ पे ऑप्शंस लिख दी। अब आता है फर्ज करें MCQ नंबर 9। MCQ नंबर 9 में एक सवाल आता है कि एक बंदे का कुत्ता गुम हो गया, उसने अखबार में इश्तिहार दे दी और उसका एक दोस्त जो है वो कुत्ते को ढूंढ के ले आया और फिर उसने इससे इनाम का तकाजा किया। बताएं क्या ये तकाजा सही है या गलत है? अब ये जुमला पढ़ के ना आपको भी पूरी बात नहीं समझ आई। इसमें ये नहीं बताया हुआ कि उसको अनाउंसमेंट पता थी या नहीं पता थी। अगर अनाउंसमेंट पता थी तो जवाब कुछ और होगा, अनाउंसमेंट नहीं पता थी जवाब कुछ और होगा। समटाइम MCQ में ना इतना डाटा नहीं होता और वो छोटा होता है या उसके अल्फाज कम होते हैं। सब्जेक्टिव में तो मार्जिन होता है, आप लिख दें अगर ऐसे नहीं पता था तो ये जवाब है, अगर ऐसे पता था तो ये जवाब, आप इस तरह से कर सकते हैं। MCQ में हमारे पास इस तरह का मार्जिन नहीं होता। तो ऐसे में अगर एक सवाल का एक बेस्ट जवाब मिल रहा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके जहन में मल्टीपल जवाब आ रहे हैं कि यूं सोचूं तो वो जवाब और यूं सोचूं तो वो जवाब, अब एक तो जुआ है कि A और C दोनों ठीक लग रहे हैं, यूं सोचूं तो A और यूं सोचूं तो C। आपने A लिख दिया और एग्जामिनर के पास भी A हुआ, फिर तो जुआ चल गया। 50% चांस है अब जुए के चलने के। आपने C लिखा और उनके पास A है, अब उनको नहीं पता कि आपने क्या सोच के C लिखा, वो सोचेंगे आपने तुक्का लगाया, क्रॉस कर देंगे। आपने C लिखा है किसी एक लॉजिकल पैटर्न पे, तो अब आपको लग रहा है कि A भी जवाब बनता है उस तरह से सोचने पे, C भी बनता है उस तरह से सोचने पे, तो आपने लिख दिया C। वो लिखें जो आपको ज्यादा अच्छा लग रहा है, लिख दिया, यहां एक ब्रैकेट डाली और लिख दिया इट इज एज्यूम्ड कि उसने अखबार का इश्तिहार पढ़ लिया था। बात समझ रहे? तो जब वो चेक करते करते सबके ए को टिक मारते हुए आ रहे होंगे और आपने सी लिखा होगा तो क्रॉस करने ही लगेंगे कि वो देखेंगे कि आगे बच्चे ने कोई अजम्पशन दी है। सवाल को दोबारा पढ़ेंगे, अजम्पशन देखेंगे कि हाँ ठीक है, सही है, सवाल में मिस्टेक है, यह सवाल इतना क्लियर नहीं है, सवाल ने इतना एक्सप्रेसली नहीं बताया, तो आपके उस अजम्पशन लेने की वजह से आपको नंबर मिल जाना है, प्रोवाइडेड कि वो अजम्पशन सही है।
मतलब इसका ये मतलब नहीं कि आप हर एमसीक्यू में कुछ भी लिख दें और वो कहेंगे देखो मैंने फनकारी की है तो शायद उनको तरस आ जाए, तो तरस वाली बात नहीं है, कन्फ्यूजन अवॉइड करने वाली बात है। तो ऐसा नहीं है कि आप सारे एमसीक्यूज में ऐसा करें, मुश्किल से 2 या 3 ऐसे एमसीक्यू होंगे, या मेरे ख्याल में 2 से ऊपर बहुत ही कम चांस है कि जिसमें इस लेवल की कन्फ्यूजन हो कि यूं सोचें तो ये जवाब है और यूं सोचें तो ये जवाब है। नॉर्मली एमसीक्यू बड़ा क्लियरली चीज़ें बताते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर आपने सोच के चलना है। जब उसने, हाँ ये देखे ना कितनी प्यारी बात हो गई। अब आप शॉप में, उन्होंने सवाल कहा कि जी एक शॉप है, शॉप में चीज़ों पे प्राइस लगी हुई है, प्राइस टैग लगे हुए हैं, बताओ ये क्या है, एक्सेप्टेंस, कंडीशनल ऑफर, वो क्या कहते हैं, वो एक्सप्रेस ऑफर या इनविटेशन टू ऑफर। अब आप सोचें कि अगर ये फिक्स प्राइस है तो फिर तो ये तो ऑफर लग रही है, लेकिन मैं सोचें कि नहीं इन्होंने कब कहा कि ये फिक्स प्राइसेस हैं, तो हो सकता है बार्गेन का मार्जिन हो, तो हो सकता है ये इनविटेशन हो। तो अब आप इनमें से किसी एक का जवाब देने लगे हैं, आपको ज़्यादा दिल क्या कर रहा है कि ये मुझे इनविटेशन लग रहा है, क्योंकि ज़्यादातर जगह भावताव हो जाता है, कम जगह पे फिक्स प्राइसेस होती हैं। तो आपने लिखा ऑप्शन वो जो डी या जो भी था, इनविटेशन टू ऑफर, और ब्रैकेट में लिख देंगे इट इज़ एज्यूम कि ये फिक्स प्राइसेस नहीं है और यहाँ बार्गेन की ऑप्शन है। यानी आप एग्जामिनर को ये हिंट दे रहे हैं कि तुम्हारे एमसीक्यू में ना चीज़ें उतनी क्लियर नहीं थी, तो इसलिए मैंने ये लिखा है, लेकिन साथ रीज़न भी दे दिया। हो सकता है वैसे ही उसके पास भी जवाब डी ही हो, तो आपका डी देखते ही टिक कर दे, आपकी रीज़न को भाव ही ना। लेकिन अगर वो गलत करने लगा है तो वो एक दफ़ा पढ़ेगा ज़रूर कि ये किस बेस पे इसने ये वाला जवाब दिया है। तो यू आर अलाउड कि आप अपने जवाब की रीजनिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। रीजन देने के अलग से नंबर नहीं होते, लेकिन जिन सवालों में डाउट होता है वहां आपको एज मिल सकता है। क्लियर, ये बात समझ आई। अब आते हैं सब्जेक्टिव सवालों की तरफ। जब पेपर को आपने उठाना है तो कोशिश करें कि पहले 15 मिनट में पेपर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें कि इसमें कौन से सवाल सीधे सीधे से रट्टे वाले सवाल है, कौन से ऐसे सवाल हैं जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। नॉर्मली वो सवाल जिसमें कोई किरदार नहीं होता वो रट्टे वाला होता है। पेपर में आप जाएंगे, वो कहेंगे आबिद ने मजीद को ऐसे कहा, अकरम ने असलम को यूं कहा, एक कंपनी फलाना कंसल्टेंट ने फलाना से इस तरह से कहा। और एक सवाल आपने देखा, लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ये सवाल अलग ही होगा, 1, 1.5, 2, 2.5 लाइन का होता है, बारीक बारीक सवाल होते हैं, दूर से पहचाने जाते हैं। जब सिचुएशन बनाते हैं ना तो कोई ना कोई मोटा सा पैराग्राफ बना के उन्हें बताना पड़ता है, उसने उसको ऐसे किया था, फिर ऐसे हुआ था, फिर ऐसे हुआ था। तो 3 तरह के सवाल पेपर में आते हैं। एक को मैं कहता हूं नॉलेज बेस्ड, आसान तर्जुमा, रट्टे वाले सवाल। इस सवाल को कैसे करना है, कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोई फॉर्मेट नहीं चाहिए, कोई सियाको सबाक नहीं चाहिए, कुछ नहीं कहना फलाने के अनुसार ये वो, कुछ नहीं कहना। उन्होंने कहा लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आपने लिस्ट दे दी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर, जैसा सवाल वैसा जवाब। उन्होंने मत्थे पे देके सवाल मारा था, आपने मत्थे पे देके जवाब मार दिया, कोई लिहाज नहीं करना। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अगर हम देखें तो ये 5 तरह के एसेंशियल्स होते हैं। भाई उन्होंने तो इतनी बात ही नहीं की, या उन्होंने कह दिया एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 5 एसेंशियल्स क्या होते हैं, तो उन्हें दोबारा मत बताएं कि आप जो कह रहे हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो जो क्रैमिंग वाले सवाल हैं, सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा जवाब, कोई सियाको सबाक नहीं, कोई स्टार्टिंग लाइन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है माहौल बनाने की। हेडिंग देना चाहते हैं आपकी मर्जी, लेकिन शायद ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने कहा वो 5 बातें बता दें, आपने वो 5 बता दी। इवन ये भी नहीं कहना फॉलोइंग आर द वो वाली 5 बातें जो आपने मांगी थी। उन्होंने कहा 5 बातें क्या हैं, ये लो, वो 3 चीज़ें क्या हैं, ये लो। तो सीधा सवाल सीधा जवाब। जी, लिस्ट डाउन द एसेंशियल। अब अगेन, अब अल्फाज क्या क्या हो, अगर वो कहें लिस्ट या वो कहें आइडेंटिफाई, तो बस आपने सिर्फ उनके नाम लिख देने हैं। अगर वो कहें एक्सप्लेन या डिस्कस, तो थोड़ा सा उस पर तबसरा करना है, कोई पैराग्राफ वगैरह बना देने। अगर वो कहें आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन, तो इसका मतलब है हेडिंग देनी है आइडेंटिफिकेशन के लिए और उसके नीचे एक्सप्लेन कर देना है। अगर वो कहें डिस्कस ब्रीफली, तो टू द पॉइंट मोटी मोटी सी डिस्कशन कर देनी है। नॉर्मली रट्टे वाले सवाल में बी लॉ के अंदर लिस्ट वाला काम चल रहा होता है, लिस्ट कर दें, आइडेंटिफाई कर दें, तो आपने बस वो सीधी सीधी सी वो लाइनें उठा के लिख देनी है।
तो पहला सवाल है नॉलेज बेस्ड सवाल, सीधा सवाल, सीधी रिक्वायरमेंट, सीधा जवाब। क्लियर हुआ? दूसरा होता है, इसको मैं कहता हूं सीम्स लॉजिकल। काश वो स्लाइडें होती तो आपको मेरी गंदी राइटिंग ना सहनी पड़ती। सीम्स लॉजिकल, लॉजिकल दिखता है नहीं, दिखता है लॉजिकल। उन्होंने कहा मिस्टर ए एक बड़े मशहूर वकील हैं, मिस्टर ए आपके पास आए हैं और आपको उन्होंने कहा है कि उनके पास अक्सर मुकदमे ऐसे आते हैं जो कत्ल वगैरह के होते हैं, वो तो उसे डील कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम उनके पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कुछ मसले आते हैं तो वो बेचारे परेशान रहते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में उन्हें बहुत ज़्यादा नहीं पता। तो वो वकील आपके पास आए हैं और वो वकील आपसे ये कह रहे हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। तो सब माहौल ही बनाया था ना, पूछा तो रटा ही है, आपसे कोई ओपिनियन नहीं मांगी, आपसे कोई जायजा लेने का नहीं कहा, आपसे कोई तबसरा करने का नहीं कहा, आपको एक माहौल बता के आपसे रट्टा पूछ लिया। इस सवाल को हम कहते हैं सीम्स लॉजिकल। इसमें आपने क्या करना है, शुरू की 2 लाइंस पहले छोड़नी है और नीचे अपनी क्रैमिंग को उठा के कॉपी पेस्ट कर देना है, जैसे हमने ऊपर किया था ना, जो सिंपल वाला था। इधर हमने क्या किया था, जो किताब की रिक्वायरमेंट थी उसे कॉपी पेस्ट कर दिया आपने, कोई अपना दिमाग नहीं लगाया, कोई स्याको सबा, कोई उलझे हुए पहला, कोई अपनी इंग्लिश ही इस्तेमाल नहीं की, एग्जामिनर को पता ही ना लगे कि आपको इंग्लिश नहीं आती। इधर तो सीधा सीधा कॉपी पेस्ट हो गया। इधर अब अगर वो कहें कि ये सारा कुछ करने के बाद बताओ एसेंशियल्स ऑफ ऑफर क्या होता है, और आप एसेंशियल ऑफ ऑफर लिख दें, तो एग्जामिनर का दिल टूट जाएगा। वो कहेगा भाई अगर हमने ये पूछना होता तो हम कह देते लिस्ट डाउन द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। ये जो हमने वकील और ये सारी कहानी बताई है बच्चे ने तो बिल्कुल हया नहीं की। तो जितनी को कहानी है उतनी ही हया करनी है। पूछा रट्टा है, रट्टा लिख दिया। होता ना, बंदा कहता है कि मैं पहले इंग्लिश लिखने बैठा तो रट्टा भूल जाएगा, तो पहले अपना जल्दी से रट्टा पेस्ट किया, अब सवाल को उठा के देखा और सवाल की इंग्लिश पकड़ के 2 स्टार्टिंग लाइन देनी है, एक इंट्रोडक्शन दे देना है। उस वकील को हम बताएंगे कि फॉलोइंग आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। बात समझ रहे? उस वकील को हम बताएंगे कि फॉलोइंग आर द एसेंशियल। तो सवाल के बीच में से आप उठाएंगे, सवाल ने तकरीबन आखिरी लाइन में कहोगा कि अब आप उस बंदे को यूं करके ये वाली बात बताओ, तब हम कहेंगे उस वाले बंदे को ये वाली नीचे दी गई बातें हम बताने लगे हैं। Following are the essentials of offer that we would be telling to that वकील, या इस तरह से करके। तो यहाँ एक स्टार्टिंग लाइन देनी है, यानी कि पहले नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ आपने सिचुएशन में से, जिसको मैं सिनेरियो कह रहा हूँ बार बार, सिचुएशन में से लाइंस उठानी है और उठा के लिख देनी है। नॉर्मली सवाल की जहाँ रिक्वायरमेंट होगी ना, उसी में ही आपको नजर आ जाएगा कि बताएं जी ये किस तरह से है। ठीक है, says requirement of what are the essentials of offer that you would be telling to फलाना एडवोकेट, तो हम कहेंगे following are the essentials of offer that we would be telling to the फलाना एडवोकेट। तो आपको ये इंग्लिश भी खुद नहीं लिखनी है, सवाल की रिक्वायरमेंट, जहां अक्सर सवाल खत्म होगा एक हेडिंग लिखी होगी रिक्वायरमेंट या रिक्वायर्ड, और फिर पूछा क्या होगा कि आपने क्या जवाब देना है, और नहीं लिखा होगा ये तो कम से कम एंड पे रिक्वायरमेंट आ रही होती है, आपने रिक्वायरमेंट में से इंग्लिश उठानी है और ये स्टार्टिंग लाइन्स दे देनी है। अगर ये सवाल 5 नंबर का है तो 1 नंबर इस लाइन का लाजमी है जिसमें आपने सियाको सबाक आपने उसको रिलेट करना है। ये बात समझ आई? फिर आता है तीसरी तरह का सवाल, टेढ़ा सवाल, प्योर लॉजिकल सवाल, दिमाग वाला सवाल। इसमें नॉर्मली क्या होता है, इसमें आपसे मांगा जाता है आपकी ओपिनियन, आपकी सजेशन, वो एक बंदे ने जी दूसरे को बटवा ला के दिया, मस्जिद में ऐलान हुआ था उसने सुना नहीं था, या इस तरह से करके बताओ ये सही हुआ या गलत हुआ, बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं था। नॉर्मली वो आपको एक सिचुएशन बता के आपसे कहते हैं बताओ वो बंदा हक पे है या नहीं है, बताओ ऐसा होना चाहिए या नहीं, बताओ कॉन्ट्रैक्ट ठीक था या नहीं, बताओ ये सही बात हुई या नहीं हुई। जब इस तरह का सवाल होता है तो वो चाहते हैं कि आप एक वकील की तरह बहस करें, लेकिन ज़्यादा बहस की तो इंग्लिश सामने आ जाएगी।
आई के अपने एग्जामिनर कमेंट में अक्सर कहा है कि जब हम बच्चों से सिनेरियो वाले सवाल पूछते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि वो उसमें 3 बातें हमें अलग से नहीं बताते। हम ख्वाहिश करते हैं कि बच्चे 3 बातें लाजमी करें। बच्चा लॉ बताए जिस लॉ के तहत वो जवाब दे रहा है, बच्चा उस सिचुएशन पे तबसरा करे, और बच्चा हमें एक फाइनल जवाब दे आर या पार, क्या सही है और क्या गलत है। तो आपने अपने आंसर को 3 हिस्सों में तोड़ लेना है। सबसे पहले लॉ, जिसको आप स्टार्ट करेंगे एज पर द प्रोविजंस ऑफ या रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। समटाइम सवाल के अंदर लिखा होता है फलाना लॉ के मुताबिक जवाब दे। क्योंकि ज़्यादातर लॉज में से लॉजिकल सवाल नहीं आते, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और पार्टनरशिप एक्ट में से ही नॉर्मल लॉजिकल सवाल आते हैं। तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 का और 1872 का, आप जब थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगे इनके नाम। एज पर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। ये बता दिया आपने। फिर गए आप लॉ के पास, इस सिचुएशन में असलम नामी बंदे को नहीं पता था कि अखबार में इश्तिहार आया हुआ है। सिचुएशन ये थी कि एक बंदे का बटवा गुम हो गया, उसने अखबार में इश्तिहार दिया और उसका दोस्त असलम लाके उसको दे दिया, लेकिन असलम ने अखबार नहीं पढ़ा था, सवाल ने बता दिया। अगर सवाल ने बता दिया तो आपने कहा कि सिचुएशन में असलम ने बटवा लाके दिया है और असलम ने अखबार नहीं पढ़ा हुआ था। अगर सवाल साइलेंट और आपको पता है अखबार पढ़ने का कुछ और मतलब और अखबार ना पढ़ने का, तो आप कहेंगे कि जी उस बंदे ने बटवा लाके दिया था और उसको इस इंफॉर्मेशन के बारे में या इस ऑफर के बारे में पता था, इट इज एज्यूम्ड। लिख दें इट इज एज्यूम कि उसे पता था, या इट इज एज्यूम कि उसे नहीं पता था, या खामोश रहें कहीं उसने बटवा लाके दे दिया था। और आइडियली उसे इस ऑफर के बारे में पता होना चाहिए था। नीचे दें कंक्लूजन, आखिरी चीज। कंक्लूजन की इंग्लिश फिर सवाल से निकलेगी। बताओ असलम को यहां बटवे का इनाम ना देके कदीर ने सही किया या नहीं किया। आप कहेंगे इतनी इंग्लिश मैंने लिख दी तो मैं तो फंस जाऊंगा, तो वहीं से उठाएं, हाँ जी ये बटवे का इनाम ना देके कदीर ने असलम को बिल्कुल सही किया। तो नॉर्मली इस पे जो आपसे ओपिनियन मांगी है आपने, वो जिस जुमले में आपसे ओपिनियन मांगी है वो जुमला उठा के कॉपी पेस्ट किया और ये किरदार उसमें पुरो दिया, और किरदार उन्होंने भी बीच में डाले हुए होंगे। तो टेक्निकली जवाब 3 हिस्सों में किया। पहले आपने अपने रट्टे से पहला पैरा बनाया लॉ का, जिसमें आपने रट्टा छाप दिया कि कानून क्या कहता है। सेकंड पार्ट में आपने कहा इस सिचुएशन में क्या हो रहा है। यहाँ थोड़ी सी इंग्लिश यूज़ करनी पड़ेगी, ये वाहिद जगह जहाँ आपकी इंग्लिश एक्सपोज हो सकती है। एमसीक्यू में भी नहीं पता लगना उन्हें, रट्टे वाले सवाल में भी नहीं पता लगना, और जो सीम्स लॉजिकल है उसमें आपने 2 लाइनें उठानी थी, वो 2 लाइनें जो है वो आपने सवाल से उठाई थी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे पेपर पकड़े जाएंगे तो इस तरह के सवाल की 3 चीज़ों के दरमियान वाली चीज़, आई कैन ईजीली से कि तकरीबन 35 से 40% ऑफ द पेपर स्ट्रेट फॉरवर्ड रट्टे वाला होता है। पिछले पेपर में 85 में से 53 मार्क्स का रट्टा आया था, प्योर रट्टा। तो एग्जामिनर के मूड पे भी डिपेंड करता है, हो सकता है अगली दफ़ा 38 नंबर या शायद 32 नंबर का रट्टा हो। तो रट्टा इस वक्त उनको तकरीबन आधे पेपर पे वो रट्टा पूछ रहे हैं औसतन। तो जो दूसरा सवाल है और जो तीसरा सवाल है तकरीबन बराबर डिवाइड हुए होते हैं, यानी कि एक पूरे बी लॉ के पेपर में शायद यू कैन एक्सपेक्ट के 24-25 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा के प्योर लॉजिकल सवाल होंगे। लेकिन उन प्योर लॉजिकल सवालों का खौफ इतना होता है कि जो आता है पेपर वो भी उड़ जाता है। तो आइडियली आपने रीडिंग टाइम में एनालाइज करना है कि रट्टे वाले कौन कौन से सवाल हैं, और जब शुरू हो पेपर तो एमसीक्यू और क्रैमिंग वाले सवाल शुरू में कर दें। अगर एमसीक्यू में भी जो सीधे सीधे आते हैं वो जल्दी जल्दी से लिखते चले जाएं, और जो बच जाएं सोचेंगे मैं बाद में आगे सोचूंगा, ज़रा आगे चलता हूँ, और क्रैमिंग वाले सवाल उठाएं। आई स्ट्रांगली बिलीव कि 1 से सवा घंटे में आप क्रैमिंग और जो एमसीक्यू आपको आते हैं आप करके बैठे हुए होंगे। तो फिर आपके पास टाइम होगा 2 घंटे का, और नंबर जो आपके पास अभी इन हैंड होंगे वो 40 से 45 होंगे, जिसको तसल्ली से समझ के फिर हर सवाल को देख के क्या था कैसे बना के आप सोल्यूशन कर रहे होंगे। अगर आपने अच्छे टाइम पे क्रैमिंग वाले सवाल निपटा लिए तो इस पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज नेवर एन इशू। FR1 में आपको टाइम मैनेजमेंट का इशू आ सकता है, टेक्स्ट में आ सकता है, बी लॉ में नहीं आएगा।
उसको नहीं आएगा जिसने छोटे छोटे टेस्टों पे प्रैक्टिस की हुई है जल्दी जल्दी से। जब हमारे छोटे छोटे टेस्ट शुरू होंगे, आपने टाइम को मैनेज करना है, उस टाइम के अंदर आंसर करने की कोशिश करनी है, एक टेंडेंसी डेवलप करनी है। और एक चैप्टर करने के बाद आपने उसको किया तो ठीक है, आपकी तैयारी थी, आपको फ़ौरन याद आ गया। प्रॉब्लम होता है जब ज़्यादा चैप्टर्स हो तो फिर एक मिड टर्म आएगा बीच में आधे सिलेबस के साथ, सेशन एंड पे एक मॉक आएगा फुल सिलेबस के साथ। तो जितना ज़रूरी पढ़ना है ना, उतना ही ज़रूरी उसको कागज़ पे प्रेजेंट करना भी है। तो इसलिए यू मस्ट नो कि आपने क्या करना है। पहली अप्रोच क्रैमिंग वाला, सीधा सवाल है, कोई स्याक सबाक नहीं, कुछ नहीं, आपने बस जवाब दे देना है। को ये भी याद कराने की ज़रूरत नहीं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जवाब दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत तुम ये 4 बातें बताओ, पूछ लिया ना उन्होंने सवाल, हमने वो 4 बातें बता देनी है। मैथमेटिकल मार्क्स है, रट्टे वाले सवाल में आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। सीम्स लॉजिकल में आपने रट्टा पेस्ट किया और ऊपर बस सवाल के अंदर से उनकी इंग्लिश उठा के उसके ऊपर सजा दी कि उनका इतना ख्याल कर लिया कि बेचारों ने इतनी मेहनत करके एक सिचुएशन बनाई थी, हालांकि पूछा उन्होंने रट्टा था। जहां ओपिनियन मांगे 3 हिस्से, पहले में बताएंगे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ क्या होता है, फिर बताएंगे इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, और फिर बताएंगे ओपिनियन क्या, ओपिनियन भी कि सवाल से मिल जाएगा, ये आपके रट्टे से मिल जाएगा। जहाँ सिचुएशन बतानी है ना, वहाँ आपकी इंग्लिश सामने आ सकती है। अब क्या करना है, लंबे जुमले नहीं इस्तेमाल करने, बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं डालने, आप अपने इज एम आर में फंस जाएंगे, अपने एक्टिव पैसिव वॉइस में फंस जाएंगे। छोटे छोटे से बुलेट सेंटेंस बनाएं, 3-4 बुलेट्स दे दें। असलम को नहीं पता था, असलम ने बटवा उठा लिया है, असलम ने फलाना को दे दिया बटवा। आपने से वो सिचुएशन की सलीस कर देनी है कि सिचुएशन में ये हुआ है, तो आपका आंसर बड़ा मजेदार होगा। आप कहेंगे लॉ ये कहता है, सिचुएशन में ये हो रहा था, बस साबित हो गया कि गलत हुआ है। जी जी, अब लॉ, कंक्लूजन और इसकी हेडिंग दें या ना दें ये आपकी अपनी मर्जी है। हेडिंग नहीं देते तो आप इनके दरमियान में लाइन स्पेसिंग डाल दें ताकि एग्जामिनर को पता लग जाए ये अलग बात है, ये अलग बात है, ये अलग बात है। और हेडिंग दे देने में भी कोई हर्ज नहीं है। अगेन मतलब हेडिंग उनकी कभी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हेडिंग के अलग से नंबर नहीं होते। अगर हेडिंग देने से अच्छा लगे कि हाँ भाई हम अपने जवाब को खुद ही अच्छा प्रेजेंट कर रहे हैं और खुद को कॉन्फिडेंस मिले, तो समटाइम क्या होता है कि जब बंदा खुद मुतमईन नहीं होता तो फिर काम करने का मजा भी नहीं आता। डन। तो दैट इज ऑल अबाउट कि हमने पेपर में क्या करना है, हमारा पेपर किस तरह का होगा, उसका क्या पैटर्न है, ई मार्किंग क्या है, हमें क्या एहतियातें करनी है, पेपर में क्या क्या छोटी छोटी बातें हैं, सवाल कितनी तरह के हैं, एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करना है, 3 तरह के सवालों को कैसे सॉल्व करना है, इसकी पहली प्रैक्टिस करेंगे आप मंडे को होने वाले टेस्ट में। चूँकि ये पहला टेस्ट है तो मंडे वाले दिन क्लास नहीं है, क्लास के टाइम में आप यहीं पे ही बैठ के टेस्ट कर रहे होंगे और उस टेस्ट के सवालों पे अब ये 3 तरह की अप्रोच जो आपने समझी है इसको ज़रा अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। डन हो गया? तो इंशाल्लाह ताला फिर आप लोगों से जो है ना, अब आपको मार्जिन मिल गया। हमने अभी तक जितना पढ़ा है, अगर कोई थोड़ा सा पीछे रह गया है तो उसको रिवाइज़ करके वो वापस आ सकता है। हम लोग अब ट्यूसडे को अपने अगले लेक्चर की तरफ चलेंगे, यानी कि हमारे 3 वर्किंग डेज़ ख़त्म हो गए और 17 वो जो मेन वर्किंग डेज़ हैं वो अब 17 रह गए। 40 की कहानी तो काफ़ी लंबी है, लेकिन जिसमें प्योर पढ़ाई वाली बात है उसमें से एक दिन गुजरा। तो आज हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट की है और हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? 1 सफ़ा पढ़ लिया या ज़्यादा पढ़ लिया? 1.5 सफ़ा पढ़ डाला जी। डिस्क्वालिफिकेशन से पीछे पीछे हमने पढ़ लिया, तो पहला सफ़ा और दूसरा सफ़ा तकरीबन एंड से थोड़ा सा पहले तक ये हमने पढ़ा है। मिस नहीं करना, लिखने वाला काम आपने लाजमी करना है। एक भी दिन हाथ से निकल गया ना तो आप फिर पीछे पीछे भाग रहे होंगे और आप दोबारा वापस नहीं आ सकेंगे। तो बस साथ साथ चलते रहें, हर दिन उतनी ही मेहनत चाहिए जितनी आपने पहले दिन की है या दूसरे दिन की है। जी, राइटिंग का फ़र्क पड़ता है, उसकी तो बेस्ट एग्जाम्पल सामने है, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ जी। एक की राइटिंग अच्छी नहीं है, एक की राइटिंग अच्छी है, और जिसकी अच्छी है उसने गलत बात लिखी हुई है तो उसके नंबर कट जाएंगे, और जिसकी गंदी राइटिंग है उसने सही बात लिखी है तो नंबर मिल जाएंगे। राइटिंग गंदी होना उन्हें पता ही नेचुरल बात है, लेकिन शदीद गंदी होना वो गलत है। यानी कि अगर आपके जुमले पढ़े ही नहीं जा रहे, अगर जुमले पढ़े जा रहे हैं, उन्हें समझ आ रहे हैं, आप अपनी बात समझा दें तो काफ़ी है। प्रैक्टिस करें, साथ साथ टेस्टों में लिखेंगे, आहिस्ता आहिस्ता राइटिंग थोड़ी सी इंप्रूव होती चली जाएगी।
पेपर वाले दिन क्या होता है कि बंदा ज़रा अलर्ट होता है तो थोड़ा सा ज़्यादा जमा के लिखता है। टेस्टों में हो सकता है आप ज़रा जल्दबाजी में लिखें, हो सकता है नोट्स बनाते हुए आप जल्दबाजी में लिखें, तो पेपर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा एफर्ट कर देनी है इस चीज़ पे कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी दिखने में अच्छी लगना शुरू हो जाए। अगर आपकी राइटिंग गंदी है तो लाइन स्पेसिंग दे दें, गंदी राइटिंग है तो थोड़ा सा खुला खुला लिख दें, ताकि वो उसका पहली गंदी है और आपने जोड़ जोड़ के लफ्ज़ लिखे हुए हैं तो वो एग्जामिनर को तकलीफ देने वाली बात है। डन जी। लॉजिकल वाले में सिर्फ 3, हमेशा यूनिवर्सल प्रिंसिपल है, आपने 3 हिस्सों में तोड़ देना है। लॉ क्या कहता है, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है और आपका जवाब क्या, क्योंकि होता सवाल है ही ये हुआ है, बताओ सही हुआ या गलत हुआ। तो अब आपने कानूनी एतबार से साबित करना है कि सही है या गलत है, तो कानून बताया, सिचुएशन के फैक्ट्स डिस्कस किए और एंड पे अपना एक जवाब दे दिया। तो आप थोड़ी थोड़ी सी करके इसकी प्रैक्टिस करेंगे, टेस्टों में देखेंगे, पास पेपर्स के सवालों को देखेंगे, तो उसमें थोड़ी सी इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। पास पेपर की वीडियो जो है वो भाईजान ठीक है, सही है, तो चैप्टर 2 की वीडियो अंत तक पहुंच गई है, ठीक है। पास पेपर का अलग मॉड्यूल बन गया है, ठीक है, पास पेपर का एक अलग मॉड्यूल बन गया है और उसके अंदर चैप्टर 2, अब आप जब सॉफ्ट में पास पेपर्स आपके पास मौजूद हैं, अगर आपने पास पेपर की किताब भी खरीदी है तो फिजिकल भी हैं, आप उनको देखें और पहले खुद से जवाब देने की कोशिश करें, फिर सॉल्यूशन से देखें। कन्फ्यूजन हो तो मैंने उस पर तबसरा करती हुई वीडियो जो बनाई हुई है आपने उसको देखना है और उसके अंदर आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। डन, पक्का जी। कट करके चेंज कर सकते हैं, पेपर में कटिंग को बिल्कुल भी माइंड नहीं करते। आपने ऑप्शन ए लिखा, बाद में समझ आया ए सही नहीं है तो आपने उसे प्रॉपर आके इस तरह से कट किया और आपने लिख दिया बी। उसी बॉल पॉइंट से उसी रंग से कट करेंगे तो फिर मशकूक नहीं लगेगा। अगर आपने उस वक्त पॉइंटर बदल के उसको काट के वो लिखा तो ऐसा लगेगा कि शायद इसने कोई बेचारा बेमानी करके कहीं इस तरह से वो किया है। ठीक है जी, बिल्कुल। अगर आप गौर से देखें तो मैंने उधर 2A के साथ आगे 1 भी लिख दिया था, उसको भी अलग पेज पे। पार्ट, हर सवाल का हर पार्ट और हर पार्ट का हर सब पार्ट आइडियली अलग सफ़े पे होना चाहिए। और ये प्रैक्टिस आपने यहाँ पे भी करनी है, हमारे भी पैसे नहीं बचाने हैं, ठीक है। हालांकि हम लोग तो इतने ज़्यादा वो नहीं आई कि अब तो फिर आपसे पेपरों वगैरह के पैसे शैसे ले लेता है। तो बहरहाल कोशिश ये करें कि अभी से आदत डेवलप कर लें, सब पार्ट्स भी नेक्स्ट पेज पे करें। अगर आपको वही बात है कि सब पार्ट्स एक सफ़े पे करना मजबूरी लग रहा है तो फिर मैंने आपको दूसरी प्रेजेंटेशन बताई है कि फिर आप 2A ऊपर लिखें और नीचे फर्स्ट लाइन में लिख दें पार्ट 1 एंड 2। डन। तो इंशाल्लाह ताला मंडे को टेस्ट से मुलाकात करें और ट्यूसडे को दोबारा हमारी मुलाकात हो। कोई गैप रह गया है ट्यूसडे तक क्लास के साथ आप मिलें ताकि फिर अगले वीक की हमारी कहानी स्टार्ट हो जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।